रूही सिर्फ 5 महीने की थी जब उसे निमोनिया हुआ और उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे। जब जांच कराई तो पता चला रूही के छोटे से दिल में एक बड़ा सा छेद है। पैसे ना होने के कारण उसके माँ बाप उसकी सर्जरी नहीं करा पा रहे थे। तभी उन्हें पता चला सर्वोदय हॉस्पिटल की एक स्कीम नन्ही धड़कन के बारे में, जिसमें हॉस्पिटल फ्री हार्ट सर्जरीज कराता है। आज 2 साल बाद सर्जरी कराकर रूही से एक बहुत ही बढ़िया जीवन जी रही है। आपका बी द चेंज पॉडकास्ट भी इस मुहिम का हिस्सा बना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें रूही जैसे बच्चे जिनको फ्री हार्ट सर्जरीज रिक्वायर्ड है, उन्हें ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करें। अगर आप इस कॉज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और इस रील को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। फिजिकली तो एक बार तो जवाब दे जाता है शरीर, हाँ, वही जख्म भी हो रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, उसके बाद भी उसे ओवरकम करके मेंटली कितना स्ट्रांग बनना होता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग वो तो आपको पुश करेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग आपको खुद बनना है। अगर आपके अंदर वो है ना कि हाँ भाई मुझे करना है। मतलब उसका प्रोसीजर क्या है एनएसजी? अच्छा, एनएसजी में जाने के लिए या कोबरा के लिए? ओके ओके, अच्छा एनएसजी जाना है या कोबरा जाना है, नोबडी विल से कि भाई राज भाई आपको जाना है, नहीं, ऐसे आपको वॉलंटियर करना होता है। मूवीज में दिखाते हैं कि 4-5 हैं, 10 बुलेट वहाँ मारी, एक यहाँ लग गई और बुलेट हिट होती है, तो कैसा एक टीम में माहौल बन जाता है? ऑपरेशन जब से शुरू हो जाता है, जब आप ऑपरेशन प्लानिंग करते हो ना, उसकी 90% जो हमारे ऑपरेशन होते हैं वो रात को शुरू होते हैं ना। रात को उन्हें दिख रहा होता है ना हमें दिख रहा होता है। अब कोई कहेगा भाई आप अपने नाइट विजन डिवाइस से देखो तब फायर करो। अब हमें तो नाइट विजन 2-3 बंदे फॉर एग्जांपल दिखे, अब मुझे नहीं पता ना कि और बंदे कहाँ बैठे हैं उनके। मैंने यहाँ फायर किया और वहीं से उड़ता फायर इधर से आ गया। फिर वीआईपी सिक्योरिटी में आपने किन किन लोगों को सिक्योर किया हमारे देश? ओके, स्टार्टेड विद मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी के साथ एक प्रोग्राम किया मैंने। मैक्सिमम टाइम जो मेरा निकला वो योगी जी के साथ निकला और राजनाथ जी के साथ। योगी जी के साथ तो एक तरह से मूवमेंट भी काफ़ी रहती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। उन्होंने पूरा यूपी घुमाया हमें। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से आ गया हूं एक चेंज मेकर को आपसे मिलवाने। दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि मैं हर हफ्ते आपसे मिलता रहूंगा और आपसे मिलवाऊंगा एक ऐसी पर्सनालिटी को जिनसे मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि हम भी एक चेंज मेकर बन सकते हैं और इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आज हमारे साथ हैं एक्स एनएसजी एंड कोबरा कमांडो राज शौरान सर। राज सर ने बहुत सारे ऑपरेशंस करे और 10 साल सर्व करा हमारे देश को। हम आज इनसे जानेंगे कुछ ऐसे पहलू, कुछ वीआईपी सिक्योरिटी के ऐसी चीज़ें जिनसे हमारा जो अभी तक का एक्सपोजर है वो सिर्फ न्यूज़ चैनल या मूवीज़ देखकर होता है। रियल लाइफ में कैसे ऑपरेशंस करती है एनएसजी, कैसे वीआईपी सिक्योरिटी होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप और हमें ज्ञान कम है। आइए वेलकम करते हैं राज शौरान जी का। थैंक यू राज भाई, थैंक यू वेरी मच एंड इट्स लवली बीइंग हियर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम दिया और आप हमसे मिलने आए हमारी ऑडियंस से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम प्लीज एंड ऑनर्ड, थैंक यू। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, तो मुझे ये बताओ कि आपने स्कूलिंग कब करी, कौन से ईयर में करी, और उसके बाद स्कूलिंग के बाद कोई हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बच्चे अगर आपकी तरह बनना चाह रहे हों, आपको रोल मॉडल लें, तो क्या रास्ता है? व्हाट इज़ द जर्नी? ओके, अब मुझे रोल मॉडल का तो नहीं पता कि रोल मॉडल लें ना लें, बिकॉज वो उनका कॉल है। बट जो जर्नी रही, जो मेरी स्टार्टिंग रही, स्कूलिंग मेरी फरीदाबाद से हुई एंड फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए कुरुक्षेत्र गया, वहाँ इंजीनियरिंग की अपनी। फिर उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ मुझे लगा कि जैसे मेरे फादर आर्मी में थे तो वहाँ एक था कि भाई आर्मी वाला ऑप्शन भी है। बट मैंने उस तरफ कभी तवज्जो दिया नहीं कि मुझे आर्मी में जाना है, बिकॉज मेरा ये था कि हमारे टाइम में क्या था कि एक एमएनसी कल्चर आ रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ, तो मेरा ये था कि भाई अपना एमएनसी वाले जाएंगे 9 to 5 जॉब, और उस टाइम मतलब उस टाइप का। सो उस टाइम कभी आर्मी की तरफ रुझान हुआ नहीं। और जब कॉलेज से बाहर निकले, फिर अपना एमएनसी वाले उसमें घुसे, फिर लगा कि नहीं यार यहाँ पे मतलब कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है। मतलब कुछ
कहते हैं ना मिसिंग था। कुछ मिसिंग या कुछ किक नहीं मिल रहा है उस टाइप से ना, तो देन आई, और हमारी तरफ थोड़ा सा वो भी रहता है ना गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी का, तो मैं सोचा लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट ऑल्सो। तो थोड़ा तैयारी शुरू करी और 11 में शुरू करी, बट टू बी फ्रैंक मतलब मैं इतना कोई ज़्यादा स्टूडियस नहीं था, तो 11 में मेरा कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, तो कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। फिर लकीली 2012 में मेरे काफ़ी सारे एकदम से क्लियर हुए। सो मेरा CDS क्लियर हुआ था, जो मेरा फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट था, तो CDS क्लियर हुआ। उसकी मैं SSB देने गया इलाहाबाद, वहाँ से रिकमेंड हुआ और ऑल इंडिया 6 रैंक था मेरा उसमें। सो वो हुआ, और उससे पहले SSB देने से पहले मैं अपना UPSC CAPF का एग्ज़ाम भी दे के गया था रिटर्न। तो मेरा क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, बट मेरा कोई एक मेडिकल का एक पॉइंट था वो अटका हुआ था। तो फिर भी मतलब आई क्लियर्ड एंड मैंने अकेडमी ज्वाइन किया। फिर 1 महीने बाद दोबारा बोर्ड बैठा, फिर मैं मेडिकल ग्राउंड्स पर आउट हो गया वहाँ का। रिकन्सिडर करने के लिए। हाँ, वो एक रीमेडिकल था उसमें, तो फिर मैं अकेडमी से बाहर हो गया एंड आई वॉज बैक टू जीरो। बट आप कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर पट गया, तो उसी टाइम मेरा CAPF का रिज़ल्ट भी आ गया था। तो मेरा एक दोस्त था जिसने मेरा ही फॉर्म भरा था और हमने साथ में एग्ज़ाम दिया था, तो उसका ही कॉल आया कि भाई ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया और ये अपना फ़िज़िकल और उसकी फ़िज़िकल का डेट आने वाला है मेडिकल का। तो हम तो वही थे कि वहाँ से आ रहे थे, तो फिज़िकल वाज लाइक कि कर दिया अपना, फिज़िकल दिया, मेडिकल दिया, वहाँ सब क्लियर हो गया था। एंड फिर उसका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया। जब मेरिट लिस्ट आई तो मेरे दोस्त का नहीं हुआ, मेरा हो गया। ये तो बड़ा एक जनरल सिनेरियो है, बहुत बार हो जाता है। वही जिसने दोस्त ने मेरा सब कुछ मतलब फॉर्म भरवाया है, मेरे साथ खुद हुआ है। हाँ, तो उसी तरह का मेरे साथ हुआ, और वो नहीं मतलब ही कुडंट मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट, मेरा हो गया। फिर दोस्त ज़्यादा बड़ा दुश्मन लगता है। हाँ, बट वो ऐसा, वो मतलब जो मेरा दोस्त था ना वो ऐसा था कि ही वॉज वेरी मतलब डाई हार्ड फैन कि मुझे जाना है, वर्दी पहननी है उस टाइप। हाँ, वो बहुत पैशनेट था। सो वो हुआ। फिर उसमें क्या था कि जब मेरा रिजल्ट आया और जो मेरी ज्वाइनिंग थी उसमें ऑलमोस्ट 1 साल का गैप था, तो उस टाइम पीरियड में फिर मैंने IIT रुड़की ज्वाइन किया। ओके। तो मैं IIT रुड़की में 1 साल काम किया, पढ़ाई की, तो 1 साल फिर से मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जी बिफोर गेटिंग इनटू सर्विसेज। तो फिर जब मैं सर्विस गया तो मुझे एक्चुअली CRPF अलॉट हुआ था, और बेसिक ट्रेनिंग की वहाँ पर CRPF में। तो फिर वहीं से ही डायरेक्ट मतलब मैं डायरेक्टली CRPF में नहीं गया कभी। आई हैव नेवर वॉर्न खाकी, हमारी जो ओरिजिनल ड्रेस है वो खाकी है, बट मैं डायरेक्ट कोबरा में गया था। मैंने खाकी कभी पहनी नहीं अपने 10 साल के टेन्योर में। कोबरा में गया, फिर वहाँ से NSG गया, सो उसके बाद आपके सामने। तो CRPF BSF ऐसे आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। हाँ। जैसे आर्मी में गए, हाँ तो CRPF BSF कई सारे ये आपके। हाँ, SSB ITBP। हाँ, आप इसमें से फिर कौन कैडेट्स हैं जो सिलेक्ट होते हैं आगे के लिए, मतलब उसका प्रोसीजर क्या है अच्छा, NSG में जाने के लिए या कोबरा के लिए? ओके देखिए, चाहे NSG जाना है या कोबरा जाना है, तो नोबडी विल से कि भाई राज भाई आपको जाना है, नहीं, ऐसे आपको वॉलंटियर करना होता है। ओके। हाँ, दिस इज टोटली अ वॉलंटियर फोर्स, आपको खुद वॉलंटियर करना, बिकॉज इसके क्या है ना कि सर्विस कंडीशंस और जो ट्रेनिंग है दैट इज़ वो हार्श है, अलग लेवल पर है। तो जब तक आपकी तरफ से कमिटमेंट नहीं आएगी तो मैं आपसे करवा नहीं सकता। ठीक है मैंने बेसिक ट्रेनिंग कर ली है, वो सब कर लिया, दैट इज़ ओके, मैं अफसर बन गया या सोल्जर बन गया, ठीक है, बट आपको वो काम करने के लिए ना वो आपकी तरफ से ही कमिटमेंट या डेडिकेशन आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो हमने देखा है इवन NSG हो गया या कोबरा हो गया, लोगों का मनोबल टूटता है, लोग छोड़ के जाते हैं, और कुछ वैसे साइकोलॉजिकल उसमें छोड़ के जाते हैं, कुछ फिजिकल में भी, फिजिकल इंजरी वजह से छोड़ के जाते हैं, तो काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब ये बताओ कि NSG और इसमें कोबरा में क्या डिफरेंस है? ओके, सो काफ़ी मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस थी, NSG नहीं, ऐसे नहीं था। देखो, NSG इज़ ऑल टुगेदर अ डेपुटेशन फोर्स जो अलग है एकदम, ठीक है, उसमें बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। कोबरा का क्या है कि CRPF की खुद की एक सो कॉल्ड स्पेशल यूनिट या स्पेशल फोर्स टाइप में है जो जंगल वॉरफेयर के लिए है। तो इसमें क्या है कि हमने जब अकेडमी से लिख लिए और ज्वाइन कर, स्पेसिफिकली CRPF की एक ऑपरेशंस यूनिट है, हाँ स्पेशल यूनिट है या स्पेशल यूनिट, हाँ स्पेशल यूनिट है जो जंगल वॉरफेयर एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए काम करती है। सो ये है। एंड तो आपने पहले कोबरा में मैं कोबरा में गया, तो कोबरा में जाने के लिए क्या कहते हैं, अब वो प्रोबेशन करना है 3 महीने का, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रोबेशन होता है। आप बेलगांव में हुआ था हमारा।
अच्छा, यहाँ पर ये जो आपका मानेसर में एनएसजी का, वो एनएसजी का अलग है। उसके अलग होता है। अच्छा, आप तो वैसे सीआरपीएफ से गए। हाँ नहीं, मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ। क्या है कि सीआरपी बेसिक ट्रेनिंग की, कोबरा प्रोबेशन किया, फिर कोबरा फिर प्रोबेशन कोबरा कंप्लीट करने के बाद 5 साल कोबरा में सर्व किया। अच्छा, 5 साल सर्व करने के बाद वहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज ट्रेनिंग्स वगैरह की। उसके बाद देन एनएसजी गए, एनएसजी फिर एनएसजी का प्रोबेशन किया, वहाँ सर्व किया, फिर वहाँ दुनिया भर की ट्रेनिंग और कोर्सेज किए, वो है। तो इस तरीके से ये है सीक्वेंस ऑफ इवेंट। कोबरा ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो कोबरा ट्रेनिंग अलग बिल्कुल। कितना टाइम चलती है? वो 3 महीने का है, एनएसजी का भी 3 महीने का है। बट इशू क्या है कि कोबरा का काम है जंगल वॉरफेयर का, गोरिल्ला वॉरफेयर या उसको टैक्टिक्स में, तो आपकी नक्सलाइट्स के लिए, नक्सलाइट्स के लिए तो आपकी ट्रेनिंग उसी तरीके से की जाती है। जब एनएसजी की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जो आपका काम है दैट इज़ मोर ऑफ अ काउंटर टेररिज्म वाला, कि जैसे अक्षरधाम हो गए, मुंबई अटैक्स हो गए, तो आपका ना अर्बन वॉरफेयर रिलेटेड ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग फिर उसके हिसाब से होते हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल जंगल वॉरफेयर के वो हो गया ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई किसकी ट्रेनिंग अच्छी है। भाई दोनों की ट्रेनिंग अच्छी है, बिकॉज दोनों की रिक्वायरमेंट ही टोटली अलग अलग है। तो उसी हिसाब से उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, तो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। प्लस में देखिए, इट्स लाइक कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस अलग होगा, राइट। मैं नीट की मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा सिलेबस अलग होगा। जी। तो यू कैन नॉट से कि भाई फिजिक्स का ये वाला, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कॉमन है, ठीक है कॉमन है, तो ऐसी उस तरह की उसमें बेस कॉमन है, लेकिन हाँ फिर स्पेशलाइजेशन वो अलग अलग है। तो इट्स लाइक कि प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नीट, तो इस तरीके से। तो अब 3 महीने का जो अपना एक्सपीरियंस था, पहले वो बताओ कि जब आप कोबरा बन रहे थे, तो ट्रेनिंग में क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं जो हमने देखी नहीं या हमने सुनी नहीं, वो बताओ हमें। पहले तो हमें ये नहीं पता था कि हमें लग रहा था कि बस प्रोबेशन करेंगे, वर्दी पहनेंगे और अपना नॉर्मल ड्यूटीज़ वगैरह जो भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करेंगे। बट हमें जब प्रोबेशन जाकर पता चला कि भाई हमें तो 7-7 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन जंगल में रहना है, सर्वाइव करना है और लड़ना भी है। ठीक है, तो ये वहाँ जाके हमारे क्या कहते हैं नयन और चक्षु खुले वहाँ जाकर। ठीक है, तो वो चीज़ें पता लगी। फिर दूसरी बात, जो हमें लग रहा था कि प्रोबेशन ट्रेनिंग है कर लेंगे, बट ऑल टुगेदर प्रोबेशन में आपकी जो लिमिट्स है ना उसको बढ़ाते ही चलते हैं। और ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई अच्छा पहला दिन है आज हल्का रखते हैं, नहीं। वहाँ तो पहले दिन से ही उसी लेवल की पीटी होती है, जो रगड़ा आप कह लो उसी दिन का होगा, जैसे चाहे आखिरी दिन हो रहा आपका, तो वो उसमें कमी नहीं आती है। पहले दिन गए, और बेलगांव में क्या है ना कि पहाड़ है, तो पहाड़ में आपने देखो लाल मिट्टी होती है, राइट, और छोटे छोटे पत्थर होते हैं पहाड़ों वाले, वही। तो गए, उस्ताद ने बोला कि ठीक है, हम शायद 8-10 अफसर थे या ऐसी 10-12 अफसर। टोटल कितने ऑफिसर्स का बैच होता है? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता उसमें। अच्छा, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि भाई इतने ही होंगे या इससे ज़्यादा नहीं होंगे। हो सकता है कि उसमें कोई अफसर ही ना हो सकता है कि उसमें 30 अफसर हो। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग मिक्स होकर चलती है, अफसर भी रहते हैं, जेसीओस भी रहते हैं, जवान भी रहते हैं, वो सब मिक्स होकर चलता है। जब ये प्रोबेशंस होते हैं ना, कि इनमें सबसे अच्छी बात जो होती है ना, वहाँ आपकी रैंक उतरवा देते हैं। सब बराबर है, सब बराबर, ट्रेनिंग सबकी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चाहे ऑफिसर हो, चाहे जेसी हो, चाहे सिपाही हो। हाँ, सबकी, क्योंकि भाई आप वहाँ पर रैंक वाला लेके आएंगे तो फिर आप काम कैसे करेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात ही एसएफ की यही होती है कि आपका रैंक वाला ख़त्म हो जाता है, इससे ना आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपका रैंक वाले डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये है। तो जो मैं पहले दिन की स्टोरी बता रहा था कि उस्ताद बुलाया हमें कि सारे सब लोग लाइन अप हो जाए। ठीक है, पार्ट ऑफ वो ड्रिल है, ठीक है, ओके। कि बैंड हो जाए, बैंड मीन्स कि पुशअप वाली जो पोजीशन होती है, पुशअप वाली पोजीशन। ठीक है, हम जो नॉर्मल जो हमने बेसिक ट्रेनिंग में किया था, हाथ खोल के, कह नहीं साहब ये आज आपका लास्ट डे था, ये आपने हाथ खोल के लगाया, अब ये वाली पुशअप, ये पुशअप नहीं, अब ये होगा, नक्कल्स होंगे, नक्कल्स में ये 2 नक्कल्स, यहाँ पर पत्थर नहीं, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। जिस दिन ये गंदे होंगे तो मैं इनको छिलवा दूंगा। ठीक है, चाहे सड़क है, मिट्टी है या घास है, कहीं भी है, अगर आपको बैंड बोला है तो आपका बैंड ऐसे होगा। तो भाई पहले हमें पता है, वो लगाया, हमसे एक पुशअप ना लगे, बिकॉज वो ये पत्थर घड़ रहे थे। तो अब वो ये लगाए, 2 लगाए, और इसमें वो चीज़ हमें पता नहीं थी, राइट। हमने क्या लगाया, चुभा, हमने हटा लिया, फिर लगाया, उसमें ज़्यादा दर्द होता है। अगर आप एक बार लगा दो तो दर्द सहते वो हो, पर इशू क्या है ना कि अब बार बार हटाओगे तो अलग अलग जगह वो उसका हो जाएगा। एक बार फिक्स कर दिया तो ठीक है, अलग करते रहो। तो मैं बता रहा हूँ लाइक विद इन अ वीक और 2 वीक ना ये सारा एरिया हमारा काला पड़ जाता है। अब तो पता नहीं निशान चले गए शायद तो ये पूरा एरिया हमारा काला पड़ जाता है। तो एक टाइम बाद ये हाथ फिर तो आप कहीं भी टिकवा दो,
फिर तो कितने पुशअप जो पुशअप्स होते हैं वो आप करो। तो टेस्ट में भी पुशअप फिर ऐसे ही होते हैं, ये वो पुश। तो ये जैसे ग्लिम्स था हम उस दिन हमारे लिए। फिर क्या कहते हैं भाई, अब जंगल वॉरफेयर का वो कर रहे हैं, तो हो सकता है जब एनकाउंटर वगैरह हो तो क्रॉलिंग, तो भाई पत्थरों में क्रॉलिंग की। तो और मैं जो क्रॉलिंग करवाते हैं, आई यूज़ टू हेट अ लॉट, जो सबसे, बिकॉज यार यहाँ कहाँ कहाँ चुभते थे पत्थर। और एक देखा ना, जब आपकी कहीं कौनी लगती है तो एकदम करंट सा आता है ना, वो पता नहीं कितनी बार करंट आते थे वो कि कुछ ना कुछ पत्थर लगते रहते थे। तो इट्स जो प्रोबेशन था, मतलब फिजिकली वेरी कह सकते हो कि वो जाता है, बट आपका धीरे धीरे आप मतलब इस धीरे धीरे आप कोप अप कर लेते हो अगर आपको करना है तो। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फिजिकली तो एक बार तो जवाब दे जाता है शरीर, हाँ, भाई जख्म भी हो रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे ओवरकम करके मेंटली कितना स्ट्रांग बनना होता होगा, और उस ट्रेनिंग में मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाते हैं? ओके, सी मेंटली स्ट्रॉन्ग वो तो आपको पुश करेंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग आपको खुद बनना है। अगर आपके अंदर वो है ना कि हाँ भाई मुझे करना है। देखो, एक मैं जैसे आपके व्यूअर्स को एक चीज़ बताता हूँ। आपके अंदर मोटिवेशन था, आपने कोई काम शुरू किया, पर मोटिवेशन क्या है ना, इस जैसे स्पार्क, इसलिए कि माचिस की तिल्ली है, वो जलेगी, एक टाइम बाद वो बुझ जाएगी। तो मोटिवेशन से है ना, आप है ना लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको एसएफ वगैरह में जाना है या प्रोबेशन वगैरह करना है इस लेवल के, जहाँ पर भाई रिपीटेटिव ऐसे काम है जो आपको करने ही करने हैं, आपका चाहे मोटिवेशन है या नहीं वो भाड़ में जाए, करना ही है। करना ही है, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके डिसिप्लिन में चेंज हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी में आ जाता है। और जब वो उस लेवल पर आप आ गए ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। पर आपकी जो पर्सनैलिटी है या मेंटलिटी ऐसी है कि भाई मुझे तो मोटिवेशन चाहिए, तो भाई मोटिवेशन के साथ आप लंबे टाइम तक वो लंबी रेस नहीं कर सकते, आपका कहीं ना कहीं गिव अप हो जाएगा। बिकॉज वो ऐसी ऐसी एक्सरसाइज बीच बीच में कराते रहेंगे ताकि आपका ना कहेंगे अरे यार क्या करा के मानेंगे, कितना करवाएंगे, तो वो उसमें आपको लगे ही रहना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि फॉर एग्जांपल कि उस्ताद हमसे पुशअप ही लगवा रहा है, हमारे शोल्डर्स टूट चुके हैं, थक चुके हैं हम, ठीक है, सो पुशअप लगवा रहा है, नहीं लग रहे, पर आप हार मत मानो। चाहे मैं ऐसे करके पेट हमने छाती लगा दी अपनी, पर उसने 2 काउंटिंग करे जा रहा है, वो बीच में उठो फिर चले जाओ, पर वो वही चेक कर रहे हैं कि कौन सा बंदा हार मान रहा है। वो चाहते हैं कि ऐसे बंदे जल्दी हट जाएं ताकि ये लोग बाद में जाके दिक्कत ना करें। तो सारे प्रोफेशंस का मैं एक निचोड़ बता रहा हूँ आपको, चाहे वो ग्रेहाउंड्स का हो, चाहे वो वारंगटे में हो, चाहे एनएसजी का हो। ये मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि जो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है ना, वो ये नहीं चाहता कि यार कि आपको मुझे बाहर निकालना, वो चाहता है कि यार जो बन के निकल जो गुड फिट नहीं है ना वो पहले हट जाए, ताकि हम जो अपनी एनर्जी लगाएं ना वो अच्छे बंदे पर बेस्ट कैडेट पर लगाएं। तो वो है। अब रही बात एनएसजी जो आपने पहले पूछा, सॉरी मैंने उसको आंसर नहीं किया, तो इसमें डिफरेंस यही है कि भाई उनका काम करने का तरीका अलग है, इनकी रिक्वायरमेंट ही अलग है, तो इसलिए प्रोबेशन का अलग होता है। एनएसजी जो हमारी वेट के साथ रनिंग होती है वो 18 या 20 kg वेट होता है, उसमें मैक्सिमम रनिंग 25 किलोमीटर की होती है, ठीक है। कोबरा में हमारी होती है 25 से 30 kg वेट के साथ, वो 40 किलोमीटर की होती है। तो बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज है। और उसमें जो हमारी एनएसजी की रनिंग है वो नॉर्मल रोड पर रनिंग है, रोड पर दौड़ रहे हैं, जिसमें रास्ता आपको दिख रहा है, जंगल पहाड़, हमारे जंगल पहाड़ में आप बिना लाइट अंधेरे में दौड़ना है आपको, और अपनी टीम को लेके जाना है वहाँ पे। आपको उस्ताद बताने के लिए नहीं कि यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ। तो ये सर्वाइवल जो इंस्टिंक्ट है वो डेवलप कर दी जाती है बिल्कुल, स्पेशली जंगल में आप जब जैसे रह रहे हैं, तो वाइल्ड लाइफ भी है, सांप भी हैं। और आप ये देखो ना कि सांप चलो नेचुरल खतरा तो है ही है, आपको दुश्मन का भी तो खतरा है ना। और वो वहाँ के ट्रेंड होते हैं, नेक्सलाइट्स जितने हैं वो तो वहीं, वो ऑलमोस्ट ही लगा लो कि उनकी मोडस ऑपरेंडी है, मतलब हाँ बिल्कुल वही है। आप ही लगा लो कि हम ऑलमोस्ट उनके घर में लड़ रहे हैं जाके, होम ग्राउंड, तो उनको थोड़ा सा एज तो रहता ही है। तो उसमें तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई एज नहीं है, थोड़ा सा एज है, बट इसमें यह कि बट वी आर बेटर ट्रेंड, बेटर इक्विप्ड, तो उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेट कर देते हैं। सर अब चलते हैं, अगर आपने जैसे ट्रेनिंग अपना बता दी, 3 महीने का हुआ, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऑपरेशंस के बारे में कैसे कैसे ऑपरेशंस आपने करे और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल कोई यूनिक अगर आप शेयर करना चाहें। सो जो प्रोबेशन में हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, बट जब व्हेन इट कम्स टू रियल ऑपरेशन ना, तो वहाँ ऑब्वियसली मतलब जो ट्रेनिंग करके आए हो वो पूरी सिखलाई, हाँ, और जब एक्चुअल में हाँ जब ग्राउंड रियलिटीज आती है ना, डिफरेंट होती है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ट्रेनिंग में क्या है ना कि ट्रेनिंग मेंटेलिटी आपकी बन जाती है कि हाँ ठीक है उस्ताद है ना, मतलब एक सिक्योर्ड एक उसमें रहते हो आप।
जब रियल ऑपरेशन में जाते हैं ना तो भाई नहीं, तो वो शेल से बाहर आ गए, वो open सेल से body। बाहर आ गए। अब आपको पूरी मतलब जो भी हीट लगा लो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगा लो, सब पता लगती है। सो पर उसमें क्या होता है ना कि हर एक फोर्स का ना अपना अपना एक तरीका होता है। इवन किसी भी आप एसएफ को उठा लो, ये नहीं होगा कि भाई राज भाटिया ने प्रोबेशन किया और जाओ भेज दो इसको ऑपरेशन में, ऐसे नहीं होता। आप जाओगे ऑपरेशन में और किसी के साथ जाओगे, पहले आप सिखाना भी तो है ना, ट्रेनिंग करके दैट इज़ ओके, पर आपको उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है ग्राउंड में, वो भी तो सीखना पड़ेगा। तो आपका ना फिर एज अ अंडर ट्रेनी बन के आप काम करते हो। टीम में जाओगे तो टीम में कोई सीनियर अफसर होगा आपसे, उसके साथ आप काम करोगे पहले। हो सकता है कि 5-10 ऑपरेशन, या हो सकता है कि 5-6 महीने आप काम करो, हो सकता है 1 साल आप काम करो अंडर ट्रेन। जिस दिन आपको आपके सीनियर्स को लगे कि हाँ यार आप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, तो फिर आप लीड कर, आप इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस कर सकते हो जी। तो उस तरीके से रहता है। सो मैं पहले ऑपरेशन का ही बताता हूँ कि पहला ऑपरेशन झारखंड में ही था। तो वो ये ना कि रियलिटी हिट, रियलिटी चेक हुआ। ट्रेनिंग में तो क्या था कि ठीक है, कहीं कट मार दिया, कहीं उस्ताद ने बैठाया तो सो गए, जैसे बोलते हैं ठीक है अभी 2 मिनट वाटर ब्रेक कर लो, तो थोड़ा रेस्ट लिया, सो गए। अब बट व्हेन इट कम टू रियल ऑपरेशन, भाई नींद नहीं आती रात को। कोई जब पता है कि सामने से कभी भी अटैक हो जाएगा। नहीं, अटैक हो ना हो, मतलब छोटी सी भी जंगल में कुछ ना कुछ आवाज़ आ रही है, भाई जानवर घूम रहे हैं, कोई लकड़ी टूटी, तो एकदम से क्या है क्या है क्या है। तो मुझे आई नो क्लियरली कि जो मेरे जिन सीनियर अफसर साथ मैं ऑपरेशन करने गया था, कह रहा भाई सो जा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। मैं कह रहा हूँ मुझे लिटरली नींद नहीं आई, और जब मैं सुबह जब उठा, जब उन्होंने मेरी आंखें देखी, मैं ऐसे मतलब वो ऐसे हो रखा था। तो कह रहा कोई बात नहीं, पहला ऑपरेशन है, इट्स ओके, वो होता है। तो दिस मतलब फर्स्ट जैसे 5-7 दिन आप लोग 5-5 7-7 दिन के ऑपरेशन होते हैं, फूड की सप्लाई लिमिटेड होती है, वाटर की सप्लाई लिमिटेड है, उसमें नींद भी नहीं आ रही, कंफर्ट भी नहीं है, उसमें कैसे, मतलब ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप 8-10 लोग जा रहे हैं, एक आध का डामाडोल हो गया कि भाई मेरे से अब कितना लंबा ऑपरेशन चलता है, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? देखो यार, इंसान है राइट। मैं ये कहता हूँ चलो वो चीज़ छोड़ो, आप ये देखो कि हम रात को नेविगेट कर रहे हैं, एक बंदा हमारा पहाड़ी के से नीचे गिर गया, मतलब कि ज़्यादा नीचे नहीं, 5-6 फीट नीचे गिरा, उसके ऑब्वियस नी में इंजरी आ गई। तो अब उसको तो अब ऑपरेशन में कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारी स्पीड को कम करेगा। तो फिर क्या किया कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके उसको बंदे को पीछे छोड़ के, मतलब हैंड ओवर करके फिर हम फिर आगे। आगे गए। हाँ, और रही बात कि भाई पानी लिमिटेड है, फूड लिमिटेड है, सो स्पेशली ये दिक्कत आती है हमें झारखंड और जो उसके बॉर्डरिंग एरिया हैं छत्तीसगढ़ वाले, वहाँ पानी नहीं मिलता हमें। सबसे बड़ी जो लंबे ऑपरेशन सस्टेन करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है। इवन ये दिक्कत आपको जेएनके में भी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर पानी मिल हाँ, जाता कहीं है। पानी की स्ट्रीम जा रही है हाँ, तो पानी पी सकते हो आप। वहाँ तो स्ट्रीम ही नहीं आती कहीं पर, पानी में आपको मिलेगा नहीं, और पानी मिलेगा तो आप गाँव में जाना पड़ेगा। आप गाँव में जाओगे तो आपको सरप्राइज एलिमेंट खत्म, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जिस ऑपरेशन के आप लिख ले वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बिकॉज यू नेवर नो कि भाई गाँव में कौन हमारी खबर पहुँचा दे, तो उस तरीके से। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं नो डाउट। एंड जो आपने बोला कि भाई कभी बंदे इंजर्ड हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि बंदे ने कहीं वो बोल दे नहीं सब मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो नहीं होता, बिकॉज वहाँ पर वही बंदे फिल्टर आउट होके आते हैं कि जो जिनको करना ही करना, हार्ड कोर वो है। बट हाँ, जैसे कुछ इंजरी हो गई, कुछ हो गई, तो मतलब इट्स मतलब अनकॉल्ड इवेंट है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो फिर बंदा वो खुद ही बोलता है सर कि मेरी वजह से टीम क्या वो हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। बिकॉज क्या होता है ना कि कुछ ऑपरेशंस काफ़ी क्रिटिकल होते हैं कि आपको इतने टाइम में वो वहाँ जाके आप देखना होता है। अगर आप लेट हो जाते हैं, हो सकता है जो आपका टारगेट है वो एरिया छोड़ दे। तो इस तरह की तो नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये चलता रहता है। अब जैसे आप लोग ऑपरेशंस करने जा रहे हैं, ऑपरेशंस करते टाइम पे पूरी टीम साथ चल रही है, पूरी टीम में कई बार एग्जैक्टली आप वहाँ पर पहुँच गए और अब ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, मतलब पहले तो एक सफ़र है 2-3 दिन 4 दिन का किया, आप ठीक है, ट्रैक कर रहे हैं किसी मूवमेंट को, और आपके सामने फिर वो पार्टी आ गई। ओके। अब रियल ऑपरेशन तब स्टार्ट होता है। अब हम लोगों ने तो जो एज अ सिविलियन हम लोगों ने तो ये चीज़ें मूवीज़ में देखी, मूवीज़ में दिखाते हैं कि 4-5 हैं, 10 बुलेट वहाँ मारी, एक यहाँ लग गई। एक्चुअल में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आपने जब टीम में देखा, आप लोग 8-10 कैडेट्स चल रहे हैं और आपके कभी आप लोग बुलेट फायर के बीच में आ गए, किसी को बुलेट हिट हुई, आपको हिट हुई, और बुलेट हिट होती है तो कैसा एक टीम में माहौल बन जाता है? ओके, सो देखो, ऑपरेशन कभी ऐसा नहीं कि जब कांटेक्ट होता तभी ऑपरेशन शुरू होता, नहीं।
ऑपरेशन जब से शुरू हो जाता है, जब आप ऑपरेशन प्लानिंग करते हो ना उसकी, बिकॉज आप कहीं भी आपको ऑपरेट करना है, तब बिना प्लानिंग के नहीं जा सकते। आपको अपनी टीम को ये बताना पड़ेगा, यहाँ जा रहे हैं हम, ऐसे ऐसे जाएंगे, यहाँ पे रुकना है, टेरेन कैसा होगा, ऑब्वियसली मतलब टेरेन एप्रिसिएशन वगैरह, हमारी पूरी वो जो एसओपी वगैरह, जेड किट, बीटीएस, बीसीएस वगैरह होता है, उसमें सारा सब कुछ हमें बताना होता है। क्यों, हमें तो पता होना चाहिए हम जा कहाँ रहे हैं, किससे लड़ना है, जो ग्रुप मिलेगा वहाँ पर वो उस ग्रुप के हथियार किस किस तरह के मिल सकते हैं, कितना इक्विप्ड होगा, कितना इक्विप्ड होगा, कितने नंबर्स होंगे उनके, राइट। तो इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन जब पूरा हो जाता है, प्लानिंग हो जाती है, कब कहाँ कैसे कहाँ ड्रॉप होगा, ऑपरेशन खत्म होने के बाद कहाँ से हमारा पिकअप होगा, तो सारी पूरी निटी गिटीज़ को ध्यान में रखते हैं, फिर ऑपरेशन में जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप 2-4 किलोमीटर चले, आप कोर एरिया में पहुंच गए, हो सकता है कि आपको 10 किलोमीटर चलना पड़े कोर एरिया में जाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जो 90% जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं वो रात को शुरू होते हैं। हम रात को ही निकलते हैं और रात को ड्रॉप होंगे कहीं जगह पर, फिर वहाँ से पैदल जाएंगे, फिर कोर एरिया में पहुँच जाएंगे। और उसके बाद क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट की आप पूछ रहे थे। सो कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि लेट्स से कि किसी टीम और जो एनिमी पार्टी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश होता है, इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट। आप पूछो क्यों हैप्पी मोमेंट है, बिकॉज इसलिए कि यार उसी की तैयारी करी है, एग्जैक्टली उसी की तैयारी करी है, और हम यार इतने दिन से घूम रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने 200-250 ऑपरेशंस किए हैं, मेरे कॉन्टैक्ट तो 5-6 में ही हैं। आप रेशो देख रहे हो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने 250 ऑपरेशन किए हैं और 250 हैं, फिर तो अलग बात है, फिर तो ऐसा नॉर्मल थिंग। भाई हम तो देव दर्शन के लिए घूम ही रहे हैं, कब राम मिलें किस मुहूर्त में। तो इट्स अ वेरी, मतलब इवन जब कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है, टीम की डायनामिक्स भी चेंज हो जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। वो भी फिर उनको पता है कि भाई कॉन्टैक्ट हुआ, किस तरफ से फायर आया, तो उसी अकॉर्डिंग अपना टीम फिर अपना एक्ट करना शुरू कर देती है। तो वहाँ पर ये नहीं करना पड़ता कि इधर रुक, तू कहाँ जा रहा है, वो कहाँ गया, नहीं ऐसा नहीं होता। वहाँ प्रॉपर सब कुछ पता है, बिकॉज उसकी हम ड्राई प्रैक्टिस, मॉक ड्रिल्स हम और वो सब हम यूनिट लेवल पर करते रहते हैं। तो उस चीज़ को लेके कभी वो इशू नहीं आता। ठीक है, और जो कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होगा तो सबको पता है कैसे कैसे काम करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे ही एक सेक्शन इधर काम कर रहा है, मेरा एक सेक्शन इधर काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि मैं घूमकर अपने सेक्शन में फायर कर रहा हूँ, बिकॉज जब जंगल में कॉन्टैक्ट होता है ना, तो फिर उसके बाद ना 50 मीटर ही उसको पता नहीं चलता कि मेरा ही बंदा है, मैं एनिमी से फाइट कर रहा हूँ। तो इसलिए वो डायरेक्शन और अपनी डिप्लॉयमेंट का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो एक वो हो गया। ठीक है, सो जब बुलेट चल रही होती है तो वो दिखती तो है नहीं, साइंस आप पेड़ों में लग रही है, पत्थरों में लग रही है, रात का टाइम ज़्यादा, रात को तो नहीं होता एनकाउंटर, जो मतलब अच्छा ऑपरेशन जो एक्चुअल करते हैं वो मॉर्निंग में करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि हम करते हैं, वो कॉन्टैक्ट ही तब स्टेप, बिकॉज इशू क्या है कि ना रात को उन्हें दिख रहा होता है ना हमें दिख रहा होता है। अब कोई कहेगा भाई आप अपने नाइट विजन डिवाइस से देखो तब फायर करो, भाई नाइट विजन डिवाइस से देख तो लें, पर अब पूरा कहाँ कहाँ तक देखेंगे। अब हमें तो नाइट विजन 2-3 बंदे फॉर एग्जाम्पल दिखे, अब मुझे नहीं पता ना कि और बंदे कहाँ बैठे हैं उनके। मैंने यहाँ फायर किया और वहीं से उड़ता फायर इधर से आ गया, फिर तो बेटर है कि अपनी पहले फील्डिंग लगा लो, जब तक सुबह फर्स्ट कॉन्टैक्ट हो फिर आप शुरू करो। तो इसलिए इवन जो मैक्सिमम ऑपरेशन होते हैं, चाहे कोई भी एसएफ हो, वो अर्ली मॉर्निंग इज़ अ वेरी सुटेबल टाइम। उस टाइम ही आप क्या कहते हैं वो रहता है। तो ये हो गया। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर कोई बंदा आपकी टीम बंदे को हिट हो जाए तो यस, मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग कह सकते हो। हुआ है आपके साथ? हाँ हुआ है, और इवन मतलब मेरी टीम का नहीं था, मेरे साथ जो दूसरी टीम गई हुई थी उसके पार्टी, हाँ, जो मतलब दूसरी टीम दूसरे ऑफिसर के साथ था, उसके बंदे को हिट हुआ था, जॉ पर हिट हुआ था, जॉ लटक गया था उसका। तो वो तो थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली टीम का थोड़ा अपने बंदे को यार जाते हुए सामने पूरा दिन साथ रहते हैं और किसी बंदा हिट हो जाए थोड़ा सा मोरल तो डाउन होता है। बट उसमें क्या था कि जो जिस ऑपरेशन में उस बंदे को गोली लगी थी, तो उसमें यही हुआ था कि मैंने जो मेरे जो वो सीनियर ऑफिसर थे वो मेरे ना, तो मैंने उनको बोला कि सर यू कंटिन्यू विद ऑपरेशन, बिकॉज मुझे नहीं पता कहाँ से फायर, बिकॉज हम जंगल में थे। तो मैंने बोला कि मैं अपनी टीम लेके आता हूँ और एक सेक्शन आपको दे देता हूँ ताकि सपोर्ट में आप और अच्छे से कर पाओ। तो उस बंदे को फिर हमने इवैक्यूएट कराया था, वो बना के स्ट्रेचर बना के, और ही सर्वाइव्ड नहीं, मतलब वो काफ़ी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया था, बिकॉज उसके यहाँ पर गोली लगी थी। अब कितना उसको क्या फर्स्ट एड वगैरह देते, पर अब वी ट्राइड अवर बेस्ट। मुझे पता है कि उसका ब्लड हमारे कपड़ों में गिर रहा था, और आई रैन
even my team also ran one of the most difficult 1 or 2 kilometer कैरिंग हिम हाँ एग्जैक्ट बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखो ना, आप रोड पे लेके नहीं भाग रहे प्लेन, आप जंगल में आड़े थे, उसको सीधा रखना है आपको, राइट। और आपको ये भी है कि उसको बचाना भी है, तो आपके फेफड़े फट रहे हैं, आपके कंधे दुख रहे हैं, टायर आप ठोकर खा कर गिर रहे हैं, बट नहीं, बिकॉज ही इज़ योर मैन, और उसको नहीं छोड़ना है। बिकॉज मैं वो फौज में मतलब ऐसा में तो ये रहता है ना कि वेरी क्लोजली निट रहता है, तो सर देखो फैमिली से आप लोग दूर रहते हो, दोस्तों से दूर हैं, सब कुछ वही बन जाते हैं मेरे ख्याल से जिनके साथ आप ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, बिल्कुल, सुबह शाम बिता रहे हैं, वही। तो वो एक इमोशनल कनेक्ट तो बन ही जाता है। हाँ, सो वही इट्स मतलब इट्स लाइक लूजिंग अ सम फैमिली मेम्बर। तो जब वो गया था तो ऑब्वियसली बात है, दुख तो बहुत हुआ था, बट एक दिस इज़ अ हार्श रियलिटी जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये हमारा जो काम है उसका इट्स मतलब अदर साइड ऑफ द अदर साइड द स्टोरी है उसकी, ये है, ही उसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट आई विल से कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने उसी बंदे का बदला लिया था 1 साल बाद, उसी दस्ते से, उसी दस्ते के लोगों को मारा था। तो उस टाइम पे कैसा फील होता है, मतलब फिर एड्रेलिन रश होता होगा कि हाँ भाई उस टाइम तो यार जो ऐसा हमारे था, बंदे का तुमने किया और क्रिमिनल्स हो तुम्हें मार के कितना। उसके तो यार यही है कि खुंदल खुंदल के मारा था हमने, उनको छोड़ा नहीं था हमने। और उनकी थोड़ी सी किस्मत अच्छी थी कि वो सारे नहीं आ पाए हमारे पकड़ में, 5-6 ही आ पाए। बट इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग कि एटलीस्ट हमने बदला तो लिया, बिकॉज आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माई आइज कि एक कहने के लिए चलो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा, एक रेम्यूनरेशन वगैरह मिलता है फैमिली को, बट यू कैन नॉट रिप्लेस समवंस लाइफ विद मनी। सर बहुत सारा ना, मैंने अपने आसपास, मैं आपको बता रहा था जैसे पैरा के हाँ हाँ हमारे राइट। यहाँ से गए, पैसा कुछ पूरी कर सकता है चीज़ें, यार पैसा कैन नॉट गिव रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बींग, राइट। मतलब इमोशंस तो नहीं है ना पैसे एक फैमिली में एक बेटा चला गया, किसी का बाप चला बाप गया, चला गया, किसी का हस्बैंड चला गया। हस्बैंड चला गया, एक ही फैमिली से हुआ है ये, राइट। और एक और चीज़ होती है ना सर, बहुत ही यंग लोग जाते हैं, कोई पोस्ट 40s तो उतने फिट रहते नहीं, जितने जो भी आप लोग जाते हैं 25-30 की एज वाले, 35 वाले ही ऑपरेशंस में जा रहे होते हैं ज़्यादातर, जिनके साथ ऐसा होता है। तो वो डायनेमिक्स इतने फैमिली के इतने ज़्यादा, बच्चे छोटे हैं। राइट राइट अभी जैसे मैं आपको केस बता रहा था वो संदीप का, जो पुलवामा अटैक, राइट राइट राइट। तो उनकी तो 3 महीने की तो बच्ची थी। अब वो उस बच्ची को क्या पता कि मेरे फादर पहचानेगी भी नहीं। राइट राइट, वही नहीं, वो मतलब वो है कि इट्स अदर साइड द स्टोरी, बट ये रियलिटी है। और मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, मैंने चाहे बेशक से बदला ले लिया या मेरी यूनिट ने बदला ले लिया, बट एक जो मलाल है ना अपना बंदा खोने का, वो ज़िंदगी भर ही रहता है। कहने के लोग कहेंगे कि हाँ भाई टाइम के साथ चीज़ें चली जाती हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो बैक ऑफ द माइंड वो आपका सर एक अंश तो रह जाता वो है, रह ही एक ना जाता है कि दिमाग यार पे एक। मतलब एक बंदा था वो छूट गया पीछे हमसे, मतलब। सो मेरे जो जो ऑपरेशंस वगैरह किए थे, तो आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर गैलेंट्री ऑल्सो, राइट। तो किसी अदर रीज़न की वजह से नहीं हो पाया सॉर्ट आउट। तो माई जो मेरी टीम के बंदे थे, दे यूज़ टू कॉल मी नाउ ऑल्सो, तो पहले कॉल करते सर आपको मिलेगा, आपको मिलना भी चाहिए, वो मैंने बोल देखो यार गैलेंट्री मिले ना, देखो मिल जाते इज़ गुड, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सबको अच्छा लगता है हाँ appreciation। मिल जाए इज़ गुड, बट मैंने कहा यार मेरे लिए गैलेंट्री उतना मायने नहीं रखता, कि मेरे लिए मायने ये रखता है कि जितने लोगों में साथ में लेके गया था ना, सब मेरे साथ वापस आए। वापस आए, वो ज़्यादा बड़ा गैलेंट्री से बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ा ये award है कि मुझे पता है कि दूसरी टीम का बंदा ही था, एटलीस्ट वी हैव लॉस्ट दैट गाय। आप उसकी फैमिली से पूछो ना कि जिसका गया है, अब वो उनको एक वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है उस फैमिली में, वो कैसे अब भरोगे आप। और सर आप ना सिविलियंस कभी भी ना ये उस डेप्थ को समझ ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि जो सेक्रीफाइस एक आर्मी मैन की फैमिली करती है, और स्पेशली जो शहीद हो जाते हैं, हाँ 2-4 दिन तो न्यूज़पेपर में भी आता है, पॉलिटिकल लोग भी जाते हैं, कुछ संस्थाएं भी जाती हैं, उसके बाद जो जीवन है ना बहुत कठिन है। राइट। अब मैं आपसे, आप वीआईपी सिक्योरिटी में रहे, आपकी ट्रेनिंग हो गई, ऑपरेशंस हो गए, फिर आप उस दौरान कोबरा के बाद आप एनएसजी में आए, 5 साल आपने कोबरा में हाँ 5 साल कोबरा में किया। कोबरा में भी काफ़ी सारे ऑपरेशन, छत्तीसगढ़ उड़ीसा हो गया और बिहार भी हो गया, वहाँ पर ही ऑपरेट किया। प्लस मैं आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि वो कोबरा में रहते हुए काफ़ी एक्सपोजर मिला, ग्रेहाउंड के साथ प्रोबेशन किया, फिर क्या कहते हैं वारंटी जाने का भी मौका मिला, और पैरा के साथ भी था, बट मैं उस टाइम कुछ कमिटमेंट की वजह से जा नहीं पाया। अदरवाइज़
जो जहाँ मेरा एनर्जी टेन्योर है कोबरा टेन्योर इज़ वेरी फुलफिलिंग एंड कंटेंटफुल, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला और शायद उसी वजह से आप लोगों ने मुझे बुलाया है। सो ये है, हाँ 5 साल का टेन्योर था वो पूरा की, मतलब उसी टाइम मैंने एनर्जी के लिए वॉलंटियर कर दिया, फिर मैं तो एनर्जी में फिर आप इसमें आ जाते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनएसजी। यस। और इसमें क्या है कि वीआईपी सिक्योरिटी में मैं आधे टाइम रहा, फिर आधे टाइम मैं ट्रेनिंग सेंटर में चला गया था, ओके। जहाँ पे जो सो कॉल्ड ट्रेनिंग चलती है ना, तो आई वाज इंस्ट्रक्टर देयर। वीआईपी सिक्योरिटी में आपने किन किन लोगों को सिक्योर किया हमारे देश के? ओके, सो वीआईपी सिक्योरिटी में आई स्टार्टेड विद मुलायम सिंह यादव, उनके साथ था, पर उस टाइम वो थोड़े एज बीमार भी थे तो ऐसे ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं था, उनके साथ स्टार्ट किया मैंने। अखिलेश यादव जी के साथ एक प्रोग्राम किया मैंने, और फिर मैक्सिमम टाइम जो मेरा निकला वो योगी जी के साथ निकला और राजनाथ जी के साथ। तो योगी जी के साथ तो एक तरह से मूवमेंट भी काफ़ी रहती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। उन्होंने पूरा यूपी घुमाया हमें। तो काफ़ी मतलब वो, मतलब मैं कहूँगा कि जो एज अ योगी जी को मैं पर्सनली, जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि हाईली एनर्जेटिक डायनामिक पर्सनैलिटी, जो मुझे लगता है कि जो करंट टाइम की जो डिमांड है ना कि एनर्जेटिक बंदे होने चाहिए जो ग्राउंड पे जाके देख के काम कर रहे हैं, ये नहीं कि ऑफिस में, तो उस तरह का था। बिकॉज मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मैं उनके साथ चला हूँ, उनके साथ वो यूपी का उन्होंने शायद कोई पार्ट छोड़ा नहीं हो जहाँ वो गए नहीं है। तो आप लोग तो साथ ही रहते हैं, हम मतलब हाँ परछाई की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही था कि आ, आ, मैं जब भी मतलब हार्डली कोई एक आध दो दिन बीच में निकलता हुआ जब वो लखनऊ में रुकते हुए, नहीं तो कभी वहाँ फिर वापस, कभी वहाँ फिर वापस, तो वो चलता रहता तो था। अब मुझे ये बताओ कि आप लोग जैसे कितने लोग होते हैं एनएसजी के, जैसे योगी जी के साथ रहे तो आप कितने लोग थे टीम में? सी हर एक वीआईपी के साथ ना एक सीपीटी रहती है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोग विल मेक अ इनर सर्कल, जो इनर कोर सर्कल होता है। तो जो सिक्योरिटी जैसे ये जिस काफिले में चलते हैं, काफिले में एक गाड़ी, उसके ऊपर जैमर्स होते हैं, उसके वो आगे या पीछे कारकेड, की हाँ गाड़ी में हाँ हाँ, वीआईपी रहते हैं। राइट राइट। उस गाड़ी में फिर आप लोग होते हैं? जो इसको कारकेड फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कारकेड फॉर्मेशन में क्या है कि आगे हम रहेंगे, पीछे हम रहेंगे, बीच में भी हम रहेंगे, तो वीआईपी के साथ भी हम वीआईपी के साथ भी आप लोग हाँ रहते हाँ रहते हैं। और मैं एज अ ऑफिसर हूँ, तो मैं इस कारकेड के पीछे मेरी गाड़ी होगी। हैं? ओके। हाँ, बिकॉज ये जो सीपीटी है, मैं सीपीटी को सुपरवाइज कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग आफ्टर द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। और बिकॉज इशू क्या है ना कि चाहे कोई भी वीआईपी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ एनर्जी काम कर रही है, एनर्जी ऐसे अकेले काम नहीं कर सकते, बिकॉज वो सिर्फ 5 ही लोग हैं, राइट। तो उसमें क्या है, एनर्जी है, फिर सिविल पुलिस है, वो सिविल वर्दी में होते हैं, फिर सिविल पुलिस का जो वर्दी वाले लोग आते हैं, फिर और एजेंसीज आती हैं, तो इट्स अ वेरी लेयर्ड टाइप में प्रोटेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही हाँ, है। लोकल पुलिस भी होती है, सारा हाँ राइट राइट लेयर्ड वाइज। राइट राइट। तो पर इसमें कोर में तो आप लोग ही हाँ, होते कोर में हम रहते हैं, तो सबके साथ कोऑर्डिनेट करना और ओवरऑल सिक्योरिटी देखना और ओवरऑल डिसीजन लेना, वो एज अ सीएसओ के पास रहता है। हैं। आपने वो सर्व किया। हाँ। तो इस दौरान पर्सनल इंटरेक्शन भी हो जाती है कई बार? नहीं देखिए, पर्सनल इंटरेक्शन दो तरीके से थोड़ा अवॉइड करते हैं। हाँ, जैसे लेट्स से कि मैं आपकी उसमें आया हूँ, तो पहले मैं एज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, एक कॉल ऑन के उसमें जाता हूँ कि सर ऐसे ऐसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं अब आपके साथ काम करूँगा, एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए। बिकॉज देखो, दो उसके पीछे रीज़न है कि एक तो वो सीनियर है, ठीक है, और दूसरी बात आप उनके साथ काम करना है, तो आप बीइंग अ जूनियर जो भी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार अपने बारे में बता दो उनको, ताकि वो भी आपको देख लें और आप भी उनसे एक बार थोड़ा पर्सनल वो हो जाए, तो इतना वो होता है। फिर वो भी थोड़ा पूछते हैं कहाँ से हो, क्या मतलब कब से कितना टाइम से काम कर रहे हो, क्या है घर में, मतलब इट्स लाइक अ नॉर्मल फैमिली वाला इंटरेक्शन टाइप, इंटरेक्शन हो जाता है, इंटरेक्शन हो basic जाता जैसे है। हाँ एम्प्लॉइज के साथ भी हो हाँ गया, एक राइट तरह राइट, से उस तरीके ड्राइवर्स से हो के जाता है। देन उसके बाद वो आते हैं तो गुड मॉर्निंग, ये बस वो हमारा चलता रहता है। बाकी जो प्रोफेशनल रिलेटेड चीज़ें उनके बारे में हम बात करते रहते तो हैं। आप 2.5 साल रहे योगी जी के नहीं नहीं, 2.5 साल इज़ अ मिक्स। साथ वीआईपी सिक्योरिटी में? हाँ, तो योगी जी के साथ कितने टाइम रहे? टोटल 8-9 महीने। 8-9 महीने। फिर ऐसे ही 8-9 महीने राजनाथ जी के साथ, फिर मतलब इस राजनाथ सिंह जी तब डिफेंस मिनिस्टर थे? हाँ, और तो डिफेंस। डिफेंस मिनिस्टर का तो एक सीएम से डिफरेंट प्रोटोकॉल नहीं होता? हाँ, उनके उसमें थोड़ा सा आ, उनके पास दिल्ली पुलिस की भी सिक्योरिटी थी, उनके पास एक दिल्ली पुलिस का कंपोनेंट भी रहता था, बट जो कोर टीम थी वो हमारी थी, ठीक है। और उनका थोड़ा सा योगी जी से हल्का सा वो एक ऊपर था, एक नॉच एक ऊपर था। नॉर्म। अब वैसे अभी जैसे अब तो आप जॉब में नहीं है, तो ऑफ द कैमरा
बात करते हैं हम लोग, अगर पर्सनली आपने कैसे ऑब्जर्व किया योगी जी को, कैसे एज अ नेचर और डायनेमिक कितने हैं, और क्या फ्यूचर लगता है आपको, मतलब वैसे एज अ जनरल ओपिनियन? या फ्यूचर का तुम देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि फ्यूचर क्या है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली आई डोंट नो, बिकॉज मैंने कभी उस नज़र से मतलब देखा मैं देखा नहीं, बिकॉज मेरे लिए तो वो आदमी अच्छा है जो देश हित के लिए काम कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे किसी पार्टी से हो, ठीक है, वो है। और दूसरी बात है कि जो लोगों के लिए काम कर रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि वो सारी क्वालिटीज़ सही हैं, बिकॉज अगर आप यूपी को ओवरऑल देखें, सो बहुत बड़ा चेंजेस तो शिफ्ट है, बहुत आए, बहुत बड़ा चेंजेस शिफ्ट तो है। बहुत आए हैं, बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज़ चेंज्ड, और इवन जो फैसिलिटीज़ वगैरह लोगों को मिल रही थी तो नीचे तक पहुंच रही हैं नाउ। जो पहले की 10-12 साल 15 साल पहले जो लोग थे और अब में, दे कैन सी कि देयर इज अ डिफरेंस। और वो छोटे मोटे जो ऊपर नहीं चलता वो रहता, वो तो देखो हर जगह डिफरेंट है, है, वो और तो। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइया आई सी, मतलब योगी जी का काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है आगे भी जाना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। अब जैसे आपने वीआईपीज को सिक्योर किया, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, मतलब एक आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से एक नीचे हाँ, बस एक ही, राइट राइट। तो बड़ा एक हार्ड टास्क है। उसके लिए फिर मेंटली प्रिपेयर रहना और अपनी टीम को 24 घंटे ऑन द टोज रखना, उस टाइम पे भी आप लोग जैसे वीआईपीज के साथ होते हैं, तो फिजिकल ट्रेनिंग को कैसे किया जाता है? इसमें क्या है ना कि जो टीम रहती है ना, तो उसका क्या है कि देर आर मल्टीपल टीम्स, तो हर एक टीम की ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको ये इवेंट पूरा कवर करना है, तो वो उस तरीके से रहता है। अब मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करता हूँ कि जो आपने बात बोली ना फिजिकल फिटनेस वाला, आपसे कोई नहीं कहेगा आपको फिट रहना है, आपको खुद टाइम निकालना है, ठीक है। और आपका काम हो सकता है कि कभी कभार 12 घंटे की जगह 18 घंटे हो जाए, तो आपके पास वो लग्जरी नहीं है, लिबर्टी नहीं कि आप बोलो जी मैं थक गया, काम है वो करना है। और उसी के लिए मुझे लगता है हमें प्रिपेयर भी किया जाता है। जो हमारा 3 महीने का प्रोबेशन है, उसके बाद हमारे 1.5 महीने के अलग से प्रोबेशन चलता है, हाँ 1.5 महीने का, जो इसी की निटी-गिटीज़ के बारे में सिखाया जाता है, तो आपको उसी के लिए मेंटली प्रिपेयर करा जाता है। आप देखो कि शायद मैं जब मैं वीआईपी ड्यूटी में उसमें था, तो हम 8-10 घंटे खड़े ही रहते थे, मतलब खड़े मीन्स खड़े, तो इट बिकम्स अ हैबिट कि हाँ खड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं हो रहा। तो उसमें सब कुछ आपको खुद ही मैनेज करना है, और कोई प्रॉब्लम है मतलब हमें ही मैनेज करना है, इसमें नोबडी विल कम टू हेल्प यू, और हम भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते। तो उस तरह का रहता है। एंड और आपको अपनी यूनिट सॉरी जो ड्यूटीज़ हैं उनकी भी सैंक्टिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और जो लोगों को लगता है ना कि जो वीआईपी सिक्योरिटी वाला है कि भाई चश्मा लगा के घूम रहे हैं और सूट बूट टाइप्स में है या गन ले घूम रहे हैं, तो जितना रील्स में जो ऑरा दिखता है, बट आई विल टेल यू फ्रैंकली कि उस ऑरा तक, जो ऑरा लाने तक के जो पॉइंट है जर्नी ना, है। जर्नी है भाई, इज़ वेरी मेंटली ग्रूलिंग, और एंड हाईली बहुत डिमांडिंग है, बिकॉज आपके कुछ कुछ फिक्स नहीं है। अब देखिए, मैं जैसे आसपास देखता रहा, मैंने योगी जी को भी एक बार रिसीव करा, 2-3 हरियाणा के सीएम से भी मिला, तो मैं ये देखता हूँ कि उनका शेड्यूल चलता रहता है, जैसे पूरे दिन एक काफिला चल रहा है 10 घंटे का, 12 घंटे का। इनका जो आपकी टीम है, उनका ना कोई खाने का शेड्यूल है, ना पानी पीने का शेड्यूल है, बाकी सारी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ हो नहीं रहा, और उसके बाद भी फिर आप ऐसे खड़े हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे नोट आई डू एग्री कि कोई टाइम टेबल नहीं है, बिकॉज ये काम ही ऐसा है, और इसमें आप टाइम टेबल की उम्मीद भी नहीं कर सकते। बट इसमें क्या है कि एक तो मैं थोड़ा सा ना व्यूअर्स का वो बताना चाहूँगा कि जो ये काम है ना इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल। अगर एक दिन आप जिस टाइम से आप ड्यूटी पे हैं और जब तक आपका वीआईपी अपने घर जिस भी लोकेशन पे वो सेफ नहीं पहुंच जाता है, तब तक यू हैव टू बी ऑन योर टोज। ये मेंटली और फिजिकली इतना ड्रेनिंग है कि आपको एक जगह खड़े रहना है, ठीक है। और ऐसे नहीं खड़े हो कि आप कमर लगा खड़े हो गए या मतलब थोड़ा तब भी सर्वेलेंस नहीं में नहीं तो नहीं, रहना है एक्टिव। आपको हर टाइम उतना ही एक्टिव रहना है, बिकॉज आप ये लगा लो कि अगर किसी को कोई गलत काम करना है, उसको तो बस एक बार हिट करना है, वो तो और एक छोटी सी चूक में ही। छोटी चूक में, और आपकी मतलब इस लाइक कि आप 99 बार
जीतते आ रहे हैं, पर 100वीं बार उसने स्ट्राइक कर दिया, आपको 99 को कोई नहीं पूछेगा। तो ये उस तरह का एक थैंकलेस जॉब है। तो नो बडी गिव्स अ डैम कि भाई आप कितना काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस प्रोफेशन, इसमें ये है। बट लोगों को लगता है कि वो जो आजकल जो सोशल मीडिया पे एक ऑरा दिखता है कि अब वीआईपी सिक्योरिटी में ही है, बट जो उसकी जर्नी जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे इज़ वेरी ग्रूलिंग, और जो काम करने के जो वर्किंग आवर्स इज़ वेरी टफ। बट वही है कि जो ट्रेनिंग है और जो जिस तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है लोगों को, तभी इस लेवल पर काम कर पाते हैं वो। एक तो वीआईपी सिक्योरिटी होती है, जैसे आप लोग आप डिफेंस मिनिस्टर के साथ रहे, और लोकल मूवमेंट है, इंटर कंट्री, इंटरनल, हाँ इंटरनल है। हाँ बहुत सारे वीआईपीज जैसे इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, हाँ। समिट्स में जा रहे हैं, राइट उस टाइम पे भी आपकी टीम जाती है? राइट। तो मैं उसमें बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जैसे आप ही लगा लो कि जैसे एक स्टेट का वीआईपी दूसरे स्टेट में जा रहा है इंडिया में ही, तो वहाँ क्या है कि दूसरे स्टेट की जो मशीनरी, स्टेट मशीनरी, वो फैसिलिटेट करेगी यहाँ की, वहाँ से कोऑर्डिनेट करेगी, वो पहले जाएगी, सब कुछ देखेगी, जिस तरीके से इवेंट हो ना सब कुछ उनको बताएगी, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होंगी। तो आप लगा लो कि जब ये छोटे लेवल पे ऐसे हो रहा है, तो बड़े लेवल पर भी फिर ऐसी ही चीज़ इंप्लीमेंट होती है। अपनी एडवांस टीम जाती है, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस करती है। हो सकता है कि वहाँ पर भी उनकी कोई सिक्योरिटी टीम हो जिनके साथ उनको कोऑर्डिनेशन करना, उनके साथ काम करना है। सो दे विल सी द एवरी मूवमेंट कि कहाँ से कैसे जाएगा, सेफ रूट, मतलब आई मीन अल्टरनेट रूट्स क्या हैं, सेफ हाउस, हॉस्पिटल उसके वगैरह। अपने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। हाँ, चैलेंजेस तो मैं कहूँगा देखो, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं ना, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका इस वजह से कुछ गड़बड़ हो, हाँ, उस सॉइल पे कोई गड़बड़ हो। कोई तो इंसिडेंट हो जाए लेट्स से कि मैं अपने वीआईपी को लेकर आपके वहाँ पर आ रहा हूँ, तो आप भी चाहोगे ना कि जब वीआईपी आ तो रहा है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बन गई एज आपकी अ बन होस्ट। जाएगी एज अ होस्ट, बिकॉज आप भी चाहोगे कि यार पूरे जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके की चीज़ें की जाएँ। मतलब फ्रेमवर्क ऐसा होता है कि और चीज़ों को स्ट्रेंथन किया जाए, ना कि अपनी सुपियोरिटी दिखाने का। ये यहाँ पर इस लेवल का टसल नहीं चलता। फिर भी यहाँ पर इंडिया में स्टेट पुलिस में थोड़ा सा टसल हो जाता है कि भाई हम क्यों करें, वो करें, बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो, ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करें ना वो। यहाँ पर क्या है कि आपको मिलके एज अ रीइंफोर्स करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है एक दूसरे को, ताकि जो भी इवेंट है, बिकॉज दोनों के लिए वो वाली बात है कि आपकी तरफ से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और हमारी तरफ से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए उस तरह कोऑर्डिनेशन, और इसके लिए ना अलग अलग एसओपीज़ बनी हुई हैं, उस तरीके से फिर चीज़ काम होता है। आपने कभी लिया ये एक्सपोजर, मिला है इंटरनेशनल मुझे वीआईपी में नहीं मिला, पर मुझे और उसमें मिला है। ऑपरेशंस? हाँ, उसमें मिला है। अब ये बताइए कि आप एक तो ये हो गया कि हमारे वीआईपीज जाते हैं, प्लस साथ में जैसे यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि पूरा एक मतलब एक जैसे छावनी बना देते हैं, वैसे कर देते हैं दिल्ली का कुछ एरिया, रूट्स भी लग जाते हैं, ट्रैफिक एडवाइजरीज भी आती हैं। उसमें भी एनएसजी का कोई रोल होता है? ओके, सो आपको याद होगा कि 2019 या अर्ली 2020 में ट्रम्प जी आए ट्रम्प आए थे जब वो दंगे भी हो गए थे थे, उस दंगे टाइम। भी हुए थे, और ट्रम्प जी आगरा गए थे। तो फैमिली के साथ हाँ, अपने। आगरा वाला विजिट मैंने कोऑर्डिनेट किया था। ओके, हाँ, ट्रम्प का। तो उसमें तो क्या था, उसका एक्सपीरियंस बताओ थोड़ा सा। ओके, तो उसमें क्या है कि जो ट्रम्प की सिक्योरिटी है वो तो थी, सीक्रेट सर्विस रहते हैं, उनका था, उनका खुद का भी कारकेड था, हमारे इंडियन कारकेड भी लगे हुए थे। तो जो उनकी कोर जो टीम थी वो उनकी खुद की थी, सीक्रेट सर्विस का था। ऐसे जैसे हमारे मंत्री प्रधानमंत्री जाते हैं, तो कोर टीम भी हमारी रहती है विद कोऑर्डिनेशन विद देयर एजेंसी। तो ऐसे था। तो बिकॉज योगी जी के साथ मैं था, तो आई वॉज एक्टिंग एज अ लाइजन ऑफिसर उस टाइप में, कोऑर्डिनेशन वगैरह की, भाई कहाँ से आएंगे, क्या रूट रहेगा, रूट क्या रहेगा, क्या क्या अल्टरनेट रूट रहेंगे, कहाँ गाड़ी रुकेगी, कहाँ कहाँ से जाएंगे, फिर कैसे वापस आएंगे। तो योगी जी के साथ मैंने पूरी रैकी की थी, ठीक है। उसके बाद फिर सिविल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करना कि हाँ भाई यहाँ पर हमको ऐसे करना है। मतलब देखिए, इस काम में ना पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर ना कोई ऐसे हमें सिक्योरिटी नहीं दिखानी है, वी आर देयर टू फैसिलिटेट, और सेम काम उनका भी है। तो दे शुड बी प्रॉपर हारमोनी होनी चाहिए। तो जब हमने उनको बताया, तो स्टेट पुलिस, बिकॉज इस लाइक ना कि हमारी तो इज्जत की बात है, हमारी तरफ से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ों को स्ट्रेंथन किया जाता है कि भाई ये रोड सैनिटाइज रहेगा। हाँ, यू आर वेरी राइट, जब वो आए थे तो पर्टिकुलर एरिया को एकदम कंटोनमेंट टाइप से बना दिया था, मतलब दुनिया भर की फोर्सेज डिप्लॉयड थी। और एक तो क्या था ना, लोगों को दिखता है कि जो यूनिफॉर्म लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सिविल में काम कर रहे होते हैं, वो लोग भी सीआईडी जो सीआईडी हो गई, आईबी हो गई, और काउंटर इंटेलिजेंस हो गई, तो वो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। बहुत एजेंसी हाँ, बहुत एजेंसी काम कर रही होती हैं। और एनएसजी का रोल वो तो है ही है कि वीआईपी सिक्योरिटी, प्लस में
एक दो रोल और भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। वो उसमें भी डिप्लॉयड रहते हैं, वहाँ पर भी एनएसजी कुछ कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं। तो वो अपना डेट वेट लेके जाती हैं और प्रोटेक्शन में दूर से लगी रहती हैं, तो वो भी रहता है। तो काफ़ी लेयर्ड में हाँ, वो रहता है। देखिए कोई बोले कि भाई किसकी सिक्योरिटी अच्छी है, जिस प्रोटेक्शन में जितने ज़्यादा लेयर्स होंगे वो इतना ही डिफ़िकल्ट होगा पेनिट्रेट करने में। तो सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर होता है यूजुअली सब जगह ही फॉलो होता है, लेयर्स बने होते हैं। अब ये बताओ, जो हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं, एनएसजी हो गई, कोबरा हो गई और पैरा पैरा ऐसा मार्कोस हो गए, ठीक है। आप लोग आज की डेट में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? क्या हमारे पास इक्विपमेंट्स, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल फिटनेस या कोई भी ऐसी चीज़, मेंटल फिटनेस, हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इक्विपमेंट में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं ओके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में? ओके सी ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, बट आई विल ट्राई टू आंसर इन माई ओन एक्सपीरियंस। सो लास्ट 10 साल में जो इक्विपमेंट का जो है स्टैंडर्ड है बहुत इम्प्रूव हुआ है। मैं बता रहा हूँ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। तो जो शायद स्नाइपर राइफल्स शायद कभी लोगों ने मे भी देखी ना हो, मैंने उन पर फायर वगैरह किया है। साको हो गया, डीएसआर हो गया, ड्रैगनो पहले बहुत कॉमन थी। तो नो डाउट इक्विपमेंट, ये तो जब वेपनरी का होगा, इवन जो टेक्टिकल गियर्स वगैरह होते हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। नाइट विजन डिवाइसेस आ गए हैं, क्वाड कॉप्टर्स वगैरह हो गए, मिनी ड्रोन्स हो गए, ये रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स वगैरह हो गए। तो इक्विपमेंट लेवल बहुत अच्छा हो गया है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, देयर इज बिकॉज ऑलवेज स्कोप। हाँ, ऑलवेज अ स्कोप, एंड टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। प्लस में क्या है ना कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जो वॉरफेयर के डायनामिक्स हैं वो भी वो भी चेंज तो चेंज हो रहे हैं। बिकॉज इशू क्या है ना कि ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, एनिमी सर भी आप यूज़ कर रहा है। अपग्रेड कर रहे हो, एनिमी भी तो अपग्रेड हो रहा है ना Exactly. करंट टाइम्स के तो हिसाब वही है से। कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। तो रही बात आपने कि भाई क्या लेवल है, तो इंटरनेशनल अगर मैं जैसे लोगों को देखा मैंने फ्रांस वगैरह जर्मनी में, तो उसके हिसाब से तो अभी हम थोड़ा पीछे हैं। बट हाँ, कंपेरेटिव टू 10-15-20 साल पहले उससे तो हम बहुत आगे बहुत आगे। बहुत आगे आ गए हैं। बट हाँ, अभी भी बहुत स्कोप है, लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट। यस यस यस। बट हाँ, बट वी आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। बट इसको एज अ कंफर्ट लेके ये ना हो कि हाँ ठीक है जितना हो गया बहुत है, बट देयर इज ऑलवेज टू स्कोप फॉर इवॉल्व। आपको इवॉल्व तो करना ही पड़ेगा, वो है। अभी रात सर एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जिसको अभी कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही। एक यूएस का इंटेलिजेंस का हेड ढाका में, अच्छा, CIA का मारा जाता है। 3 दिन बाद अमेरिका की वो आती है, एजेंसीज आती हैं और उसकी बॉडी को ले जाती हैं। कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। और ये बताया जा रहा है, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी वो दे रहे हैं कि देयर वाज अ प्लान टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, इस केस में मैं आपसे वैसे जनरल ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है। आपको क्या लगता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस प्लानिंग, और कैसे कैसे कुछ लगता है आपकी? चलो इस पॉसिबिलिटी तो हम बाद में आएंगे। पहले मैं ये बताता हूँ कि जो ये CIA जो SF का बंदा था US वाला, वो ढाका में मारा गया। तो अगर आप ये देख लो कि अगर कोई SF का बंदा किसी और कंट्री में मिल रहा है और वहाँ वो मारा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो श्योर शॉट है कि किसी को इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा होगा। ठीक है, वहाँ के SF के लोग उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हैं, हमारे भी SF के लोग काम करते हैं। पर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग कि भाई वो मोदी जी को कुछ करने आया था, या ढाका में जो ऑलरेडी अनरेस्ट हुआ उसके लिए था वो, या नेपाल के लिए कुछ था। बट हाँ, कुछ तो था, बिकॉज जब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं हम जैसे लोगों को ही यूज़ करती हैं और इन्हीं से ऐसे ऐसे टारगेट वो काम करवाए जाते हैं। बट रही बात जो आपका क्वेश्चन था कि मोदी जी के लिए था क्या था, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि मोदी, बिकॉज ऐसे असैसिनेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और आई हाईली डाउट कि वो इसी के लिए था। बट हाँ, मैं कोई पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि प्लानिंग हो सकती है। बट मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है कि जैसे लोगों का जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि वो SCO में खतरा था। हाँ, चाइना की सॉइल पे हो जाता तो हमारा चाइना के साथ वैसे ही बिकते और US भी चाहता था कि चाइना की सॉल्व हो जाए। देखो पॉसिबिलिटी है, बट चाइना वाले भी तो बेवकूफ़ नहीं है ना। उनके भी तो इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस वाले लोग काम कर रहे होते हैं, और उनके लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है ये। बड़ी चीज़ है। पर प्लस में आप देखिए, जब आप एक इतने बड़े एक लीडर बन जाते हैं, जब मैं वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, चाइना अब काफ़ी अच्छे लेवल पर आ इस गया। टाइम पे लीड ही कर तो रहा है। अगर आप देखिए ना कि अगर आप इतना बड़े एक लेवल पर जाते हैं, ग्रो करते हैं,
तो आप ऐसे ही ग्रो नहीं कर सकते, राइट? यू नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम ही यही है ना, आपको इन ऐसे जो फकअप्स होते हैं इनसे बचाने के लिए। तो इट इज़ वेरी इजी टू से कि भाई हाँ, नो डाउट ऐसा कुछ होता है तो यूएस का फ़ायदा होता है, बट ऐसी चीज़ें फॉरेन सॉइल पे जाके एग्जीक्यूट, भाई बांग्लादेश नेपाल थोड़ी है चाइना। यू गेटिंग सही माई पॉइंट? बात है। यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई आप राज के घर थोड़ी आ रहे हो कि हाँ भाई घुस गया, ठीक है, कर दिया। यू आर टॉकिंग अबाउट भाई किसी एक बहुत बड़ा पावरफुल आदमी के, solid, पावरफुल नेशन है। राइट? तो इस लेवल पे जाके कॉम्प्रोमाइज़ करना चीज़ों को ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं इम्पॉसिबल नहीं बता रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप ये देखो ना कि चाइना कहाँ है, और ऐसा तो है नहीं कि भाई पाकिस्तान में किसी को दिए पैसे पर लगे वैसे कर। एक बात तो जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प का दिमाग चल रहा है, पूरा उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर, मतलब हर कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज में भी डिस्टर्बेंस कर रखी है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी हम अगर अपने मैप पे देखें तो हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ में अनरेस्ट है पिछले 1-1.5-2 साल में। नेपाल में हुआ, ढाका में हुआ, म्यांमार, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान तो हमेशा से ही वॉर में ही रहा है, डिस्टर्ब नेशन है, अफगानिस्तान, सब जगह डिस्टर्बेंस चल रही है। और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस हिसाब से हमारे देश का ऑरा बढ़ रहा है, इकॉनमी बढ़ रही है, उस हिसाब से ग्लोबल सुपर पावर्स तो हमेशा ये चाह रही होंगी कि इस बेल्ट में डिस्टर्बेंस, इंडिया में पर्टिकुलरली, करना उनके फेवर में? देखो, मतलब आई डू एग्री जो आपने बोला है। आप ना इसको ऐसे ऐसे देख सकते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर यूएस बिकम अनडिस्प्यूटेड लीडर, वर्ल्ड लीडर, यस। ठीक है? तो ऑब्वियसली वो नहीं रशिया और यूएस में क्यों कोल्ड वॉर हुआ? वो इसलिए हुआ था कि भाई मुझे अपना टॉप में रहना है, ठीक है? ये रीज़न था। और अभी चाइना यूएस में क्यों चल रहा है? बिकॉज वो तो टसल है ना, टू बी ऑन नंबर वन। नंबर वन। तो उसी टसल के चक्कर में क्या होता है कि नो बडी वांट्स कि भाई राज भाटिया आगे लिख ले, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ करके इसकी इमेज टार्निश करो या कैसे करो। तो हाँ, आई कैन सी कि जो ये आसपास जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में चल रहा है, ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट्स आवर ओन सिक्योरिटी आल्सो, बिकॉज अगर आपका पड़ोस में गड़बड़ चल रही है तो आपके कुछ ना ध्यान और रिसोर्सेज वहाँ डाइवर्ट होंगे ही होंगे। तो यू आर वेरी राइट कि हाँ, दैट कैन बी अ वन ऑफ द प्रोपेगेंडा कि भाई यहाँ अनस्टेबिलिटी रखो ताकि एक और कॉम्पिटिटर ना बने। बट पॉइंट ये है कि जिस लेवल पर काम हो रहा है, और एज़ फार एज आई नो, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज वी आर मैनेजिंग थिंग्स अपने पर्सपेक्टिव से। बिकॉज जो एज अ मैं इंडियन सिविलाइजेशन को देखूँ, हमारा कभी वो कॉन्क्वेस्ट वाला सीन नहीं रहा है। जैसे वो तो रहा ही नहीं ना, रहा ही नहीं बाय जेनेटिकली हम लोग वैसे है ही नहीं कि हमें नहीं, भाई हम अपने घर में ठीक है, वी डोंट वांट कि भाई तुम्हारा हमारी लैंड आपके पास सर। एक्चुअली पद्धति तो हमारी सनातनी है ना, सनातनी के हिसाब से हम लोग वैसे हैं ही नहीं। हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बस। लेकिन हम लोग वो नहीं है कि हम लोग जाके किसी के बॉर्डर्स में जाके या कोई ऐसा, वो हमारे, शायद मेरे ख्याल से हमारी देश के लोगों में ही नहीं है। यू आर राइट। और ज़रूरत भी क्या है? देखो, पॉइंट ये है ना कि चलो ठीक है, आज मैंने इतना हिस्सा ले लिया और मेरी भूख है, फिर मैं और कब तक लड़ता रहूँगा? तो ज़रूरत क्या है? सो मतलब चलो लीव दैट साइड। तो आप ये देखो कि इस तरह के नो डाउट डायनामिक्स बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल चीज़ें उसी तरफ की जाए ताकि ये रीजन जो साउथ एशियन रीजन है वो थोड़ा अनस्टेबल रहे, क्योंकि दे डोंट वांट अनदर कॉम्पिटिटर। सर जैसे मिडल ईस्ट में जब 90s में ये गल्फ वॉर वगैरह हुए, कुवैत तो क्रूड ऑयल बेसिक था, क्रूड ऑयल के ऊपर पूरी दुनिया की वो थी। और मिडल ईस्ट में मुझे लगता है कि टर्की की तरफ, ईरान इराक की तरफ ये था कि भाई सेंटर ऑफ ये सारा मिडल ईस्ट का उन पे आ जाए, पार में। तो उनको डिस्टेबलाइज नेशंस को कैसे किया यूएस ने, वो हमने देखा, सबने देखा। मुझे लगता है कि वही चीज़ आज 30 साल बाद रिपीट करना चाह रहा है यूएस साउथ ईस्ट एशिया के साथ। आप जो आपने कहा ना, एकदम बहुत सही कहा आपने। आप देखो यूएस ने डेमोक्रेसी के नाम पर कितने वॉर्स किए हैं, और कहाँ वो डेमोक्रेसी ला पाया। अफगानिस्तान में 20 साल रह लिए, डेमोक्रेसी कुछ नहीं हुआ। आप ईरान वाला इराक वाला देखो, इराक वाला, और मिडिल ईस्ट में जो अरब स्प्रिंग आया था, क्या रहा? तो ये जो सारी जो है ना, ये डेमोक्रेसी वगैरह इज़ जस्ट आई वॉश। जो यूएस की जो सो कॉल्ड हिपोक्रेसी ना डेमोक्रेसी को लेकर। बाकी टू बी फ्रैंक देखा जाए ना, तो जो यूएस है, ही लव्स डिक्टेटर्स। देखा जाए तो डिक्टेटर से ज़्यादा काम करना पसंद है। वहाँ तो डेमोक्रेसी तब लाता है जब डिक्टेटर उसकी बात नहीं मानता।
सारी जो लड़ाई चल रही है ना, इस नॉट पहले तो इन्होंने सब डिक्टेटर्स के साथ ही बिजनेस किया, किया और हाँ। सब कुछ किया, जब जहाँ वो उनके कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं तब वो फिर ये डेमोक्रेसी कहता लाते कि हैं। नहीं ये अपने लोगों के साथ ठीक नहीं कर रहा, नाउ आई हैव टू बिल्कुल बिल्कुल। इंटरवीन। अरे तो बात वही है ना कि वो नैरेटिव ऐसा सेट कर दे, लोगों को लगता है ना यूएस सही कर रहा है, यूएस सही। बट आप देखो ना कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कर रहा है, वो अपने सिर्फ उसकी जो आजकल जो भी लड़ाई चल रही है ना, वो रिसोर्सेज की लड़ाई चल रही है। इज़ नॉट अबाउट कि मुझे डेमोक्रेसी लानी है, ह्यूमन राइट्स को बचाना है, नहीं, कहीं भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज। एक जो इसराइल वाला है, इसराइल चलो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है, बट आप उसमें देखो, अगर थोड़ा सा डेविएट होके देखो, तो यूएस भी इसराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि उसका इनडायरेक्टली वहाँ पर डोमिनेंस बना रहे मिडिल ईस्ट में। अदरवाइज यूएस को कोई मतलब नहीं है इसराइल रहे ना रहे। उनको मुझे लगता है किसी से भी लेना देना नहीं है। जब इस पोजीशन पे आप आ जाते हैं कि पार के उसका इतना वो हो जाता है, तब ये लगता है कि माय नेम, जैसे नोबेल पीस पुरस्कार के लिए उनका बड़ा वो था कि मेरे ख्याल से हमारे पीएम से तो नाराज़गी भी यही थी कि वो नॉमिनेट इस लेवल पर ना, मतलब हाई लेवल पर, यहाँ पर नाराज़गी और दोस्ती कुछ नहीं होता, यहाँ पर होते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट आपसे पूरा हो रहा है तो वी आर गुड फ्रेंड्स, और आपने कुछ नहीं किया तो वी आर नॉट एलाइज, और जो भी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह नहीं, बस एलाइज होते हैं। आपका काम चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ओके, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर नाराज़गी वाला कोई सीन नहीं है। और पीएम मोदी के बोलने से कौन सा नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा भाई? यू गेटिंग अ पॉइंट? अब जापान ने रिसेंटली, उनके प्राइम मिनिस्टर ने सपोर्ट किया है कि नोबेल प्राइज़। अरे भाई, अपने बड़े प्रेसिडेंट, मतलब तुम यूएस के प्रेसिडेंट हो, तुम नोबेल प्राइज़ की ज़रूरत क्या है? सर देखा जाए तो अगर धरती पे पावरफुल सबसे आदमी देखें, सबसे पावरफुल नेशन सेड अनसेड अभी तक तो यूएस है। यूएस ही है, नो तो डाउट। यूएस का प्रेसिडेंट तो मेरे ख्याल से अभी तक इस धरती पे तो सबसे पावरफुल आदमी है। बिल्कुल। उस पावरफुल सबसे, मैं किसी से वैसे डिस्कस कर रहा था, उस पे नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा इस स्टेज पे भी आके अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए आपको यू हैव टू बेग, लिटरली ही हैज़ टू आस्क फॉर फेवर्स, मतलब बिल्कुल कि मैंने तुम्हारे यहाँ रुकवाया ना युद्ध, तुम आप करो। अगर इस स्टेज पे भी आके आपको किसी एक पर्टिकुलर तमके की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वो डिफीट नहीं अपने आप में? वो डिफीट है। और आप देखो ना, जिस चीज़ के लिए आपको सिलेक्ट किया गया था वो तो आप काम कर ही नहीं, आप वो अपनी पर्सनल ग्रोथ और एजेंडे में लगे हो। ठीक है। और इवन आप देखो, चाहे वो चाइना के अगेंस्ट सैंक्शन हो या इंडिया के अगेंस्ट टैरिफ वाला जो भी वॉर चल रहा है, आप देखो कि वो बताना क्या चाह रहा है। सर कनाडा को नहीं छोड़ा, कनाडा तो एक तरह से पार्ट ऑफ यूएस गिना जाता है, सिस्टर स्टेट है। नहीं, बिल्कुल सिस्टर स्टेट है। आप ये देखो कि वो इंडिया को बता रहा है कि हाँ भाई, कि आप ये रशिया से वो ले रहे हो और आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे। अरे आप देखो ना, यूरोप में भी तो रशिया का ही जा रहा है। तो उन्होंने बोला तो सही, हमारे विदेश मंत्री ने, जयशंकर जी ने बोला ना कि हाँ, द मोमेंट यू स्टॉप, होल ऑफ यूरोपियन यूनियन इज बाइंग क्रूड फ्रॉम रशिया हाँ, एंड यू गाइस आर टारगेटिंग अस, हम लोग तो परसेंटेज में 1.5-2% ले रहे हैं। फिर देन वो ट्रम्प बोला ना, आई हैव टू चेक विद दिस। तो मतलब ट्रम्प का वही है, मतलब मुझे तो लगता है कि इट्स शेयर मैडनेस, और तो कुछ नहीं है। अब आप ये बताओ कि फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सनल बैकग्राउंड, आप लोग ग्लोबल सारा वॉरफेयर भी जानते हैं सब कुछ, फ्यूचर में वॉरफेयर जैसे अभी हमने पिछले 1-2 साल में देखा, हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, वॉरफेयर का स्टाइल चेंज हो रहा है। यस। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज़, कि जो वॉरफेयर है वो जैसे पहले था ना कि मैन इंटेंसिव, मतलब जितने वो वाला तो बहुत साल पहले ही खत्म हो गया था, खत्म हो गया था। मुझे लगता है एयरफोर्स वगैरह जब आए, एयरफोर्स आ गई। इवन जो बोलते हैं ना कि भाई अपनी जो कैवलरी है, जो हमारा आर्मर्ड वगैरह हो गया, टैंक वाला, तो वो भी नहीं अब होगा। लोग चाहिए होंगे तभी भी आपको, ऐसा नहीं है कि भाई यूएवीज आ गए और मतलब आपकी बात टेक्नोलॉजी आ गई, हाँ, हो गया। स्टिल यू नीड मैन। बट ये है कि अब आपको ना सर वो स्किल सेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल स्किल सेट डिफरेंट हो जाएगा, और आपका लड़ने का तरीका, जो ग्राउंड पे लोग लड़ेंगे वो भी अलग तरीके से लड़ेंगे। दे विल यूज़ टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और एडवांस वेपनरी टू किल ईच अदर, उस तरीके से होगा। अब वो इस तरह की गन फाइट नहीं रहेगी एकदम आमने सामने लड़ने वाली, जो सो कॉल्ड हम करते आए हैं। अब यहाँ पहले हमारे जैसे 62 में हुआ, 71 में हमारे जो वॉर्स, इवन कारगिल में भी, कारगिल में भी मैन टू मैन फाइट थी, मैन टू मैन फाइट थी। तो अब वो उस तरह के बहुत, उसका जो रेशो है वो बहुत कम हो जाएगा मैन टू मैन वाला। अब वो इनडायरेक्टली चलता रहेगा। तो ये है, चीज़ें इवॉल्व होती रहेंगी। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद
ऐसे कमरे में बैठ के हम जॉयस्टिक से लोगों को मार रहे हैं। ये भी एआई बेस्ड भी तो हो सकता है, हर चीज में, हर फील्ड में एआई आ रहा है। हाँ एआई आ रहा है, तो हो सकता है एआई अपने आप कमांड दे दिया, एआई पेल दो इनको, तो हो जाएगा वो उस टाइप से। तो हाँ मतलब थिंग्स गोना इवॉल्व ओवर, बट आप देखो कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वॉरफेयर का, अब बहुत तेज़ी से हो रहा है विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और एआई की वजह बहुत से। इन्वॉल्व हो गई हाँ है। आप देखो कि जो 61, 62, 65, 71 कारगिल इम्प्रूवमेंट्स हुए थे, बट इतने बहुत ही कम हाँ, वो उसमें। इतना चेंज ऑफ वॉरफेयर नहीं लगता था, बिल्कुल इतना बिल्कुल। बड़ा। और अब आप देखो कि अब कितना चेंज आया है, मतलब दिन ब दिन टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती जा रही है, तो वो है। ऑपरेशन सिंदूर में तो एक बार इंडिया ने दिखा दिया कि भाई भारत आसान देश नहीं है टैकल करना। बिल्कुल जिस हिसाब से हमारे कुछ मिनटों में ऑपरेशन सिंदूर करके आए डेली, तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि हम लोग उस पेस से आगे बढ़ रहे हैं? आई से कि पेस हमारी स्लो है, बट हाँ कैपेबिलिटीज़ हमारी बढ़ गई हैं नो डाउट। बट जो सो कॉल्ड लोग बोलते हैं कि मतलब दिस इज माई पर्सनल व्यू, कि लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ थ्रेट, बट आई से कि पाकिस्तान उतना मतलब ऐसा थ्रेट नहीं है। वो तो इस लाइक कि एक ऐसा वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो बाय बर्थ मिल गया है, वो ऐसे लगा रहा है। बट सबसे बड़ा थ्रेट है जो चाइना का। मेजर जनरल यशमोर के साथ किया था हमने ओके। पॉडकास्ट, तो उन्होंने भी, सर ने भी ये कहा कि हम जब तक पाकिस्तान को थ्रेट देखते रहेंगे ना, हाँ तो हम पाकिस्तान से ऊपर उठना पड़ेगा। बिल्कुल मेन थ्रेट इज चाइना बिल्कुल। तो या यूएस या कोई भी हाँ चीज़ हो सकती है फ्यूचर में। वही है कि लेट से आपको ग्रो करना है ना, तो आप अपने नीचे वाले को देखोगे ना, तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ग्रो करना है तो आप अपने ऊपर वाले को देखो, तब आप ग्रो करोगे। मैं वही है कि अब नीचे वाले लेवल पर रहूँगा तो मुझे तो ये लगेगा ना आई एम बेटर, तो मुझे इवॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जी। बट मैं ऐसे अलाई को देखूँ जो मुझसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है, देन मुझे पता लगेगा ना कि मेरी कमियाँ क्या हैं, क्या कि मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, तब मैं इम्प्रूव करूँगा। सो नेवरदीलेस कि जो पाकिस्तान है इज़ नॉट अ थ्रेट, उस टाइप से थ्रेट नहीं है। बिगर थ्रेट इज़ चाइना। चाइना एज अ मिलिट्री थ्रेट नहीं, चाइना इज थ्रेट इन एवरी टर्म्स। आप इकोनॉमिक टर्म्स में देखो, मिलिट्री माइट में देखो, साइबर के उसमें देखो, तो चाइना तो हमारे से काफ़ी वे अहेड है। मैं 2-3 दिन पहले किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था, 2010 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। सुना है आपने ये बारे में? 350 सीसीटीवी कैमरास थे जो मेड इन चाइना। 2021 में रिप्लेस किए गए, जब इंटेलिजेंस आई कि हमारा सारा डेटा वहाँ जाता बैकडोर से। तो सर कितना बड़ा थ्रेट है। मतलब वी आर अनअवेयर के कहाँ पर कैसे। आपको लगता है कि इन वजह से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है? देखिए बिल्कुल हो सकती है, जहाँ पर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व हो गया तो उस चीज़ को हैक करना ईजी हो जाता है। और लेट्स से कि आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको तो उसका इनसाइड आउट पता है ना, नहीं समझे, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो साथ। और आजकल तो गेम ही इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन का है ना सारा। जिसके पास बिग डाटा का खेल है। जिसके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो बंदा जीतेगा। इज़ नॉट अबाउट किसके पास बड़ी आर्मी, नो, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वो बंदा आगे रहेगा। अब वो लड़ाई नहीं रही कि भाई मेरी तो भाई 13 लाख की वो है आर्मी या मेरी 20 लाख की आर्मी, नो, इट्स अबाउट किसके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन, किसके पास कितनी अच्छी इंटेल है, तो वो बंदा जीतेगा। तो ये है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपना 10 साल का एक रोल लाइफ का पार्ट एक एनएसजी और कोबरा में दे चुके हैं, देश की सेवा करी आपने। अब राज शेरॉन अब क्या कर रहे हैं? करंट प्रोजेक्ट पे किस पे काम कर रहे हैं? सो अभी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ सर्विस, तो मैंने एक आपने वीआरएस कब लिया है? 23 में? 23 में, और मैंने 24 में स्टार्ट किया था। एक सिक्योर BH करके है कंपनी है, जो जिसमें मैं एक वन ऑफ द फाउंडर हूँ। तो दैट बेसिकली है सिक्योरिटी कंसल्टेंसी। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें 3-4 वर्टिकल्स हैं हमारे। तो एक तो सिक्योरिटी कंसल्टेंसी है, जिसमें या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई टाउनशिप है, कोई भी ग्रीन फील्ड है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो उसका पूरा एक्चुअली लोगों को लगता है सिक्योरिटी इज़ ऑल अबाउट मैन पावर और वो वाला। सिक्योरिटी ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी में ऐसा कोई भी पहलू जिससे आपकी प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी चीज़ को कोई रिस्क, वनरेबिलिटी या थ्रेट है आपके सिस्टम में, उसको हमें कम करना है। ऐसे तक लेट्स से फॉर एग्जांपल देते हैं कि आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, वहाँ कोई पर्टिकुलर चीज़ बनती है, तो वहाँ पर कोई भी रिस्क हो सकता है आपके इनपुट से लेकर आउटपुट तक, मशीन से लेकर अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उससे लेकर थ्रेट हो सकता है, चोरी का हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है। प्लस में क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे इस तरीके से काम हो रहा है कि कई बार मैल प्रैक्टिसेस हो जाती हैं, माल प्रैक्टिस हो जाती है। प्लस में इसमें क्या रहता है कि
एक्सेस कंट्रोल हो गया, सर्विलेंस हो गया, ठीक है। लोगों ने मैं आपको बताता हूँ कि इतना बुरा हाल है, लोगों ने सीसीटीवी लगवा रखे हैं, बट दे डोंट नो कि बस उसका एक्सेस किसके पास है। फॉर सेक ऑफ सीसीटीवी लगवाने के लगवा दिया, बट उनको ये नहीं पता कि कौन से एरिया में कौन सा एरिया कवर करना है, कौन सा नहीं करना है। कई बार हमने देखा एक्स एम्प्लॉयज़ ईमेल हैक कर लेते हैं पूरे पूरे उसकी हम वही है, एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं वही बता रहा हूँ, इस तरह की सारी जो वनरेबिलिटीज़ हैं जिससे आपके जो सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस पर फ़र्क पड़ सकता है, तो हम सारे थ्रेट वनरेबिलिटीज़ को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो अभी क्या है, कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, प्लस में हमारा एक वर्टिकल है एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन वाला। तो जो सीनियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी प्रोटेक्शन वगैरह या कोई इवेंट वगैरह, तो उसमें भी काम करते हैं। प्लस में इवेंट सिक्योरिटी का भी वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड, तो वो है। बाकी एक मैंने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उन लोगों के लिए जो थोड़े से क्या कहते हैं, कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग द करियर, देयर स्टडीज़, या किसी परेशानी में है, तो उनकी हेल्प करने के लिए। प्लस में मेरा एक खुद का एक वो था प्रोजेक्ट कि लोगों को थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की, मेंटालिटी चेंज की जाए, मेंटालिटी या माइंडसेट बिल्डिंग के लिए, ताकि आजकल चीज़ें काफ़ी वॉलेटाइल हो गई, अनसर्टेन हो गई हैं। तो इस ऐसे अनसर्टेन वर्ल्ड में रहने के लिए, ऐसे कोप अप करने के लिए, तो क्या क्या आपके पास मेंटल स्किल्स होनी चाहिए, कैसे आपको वे फॉरवर्ड होना है, तो एक माइंडसेट इंजीनियरिंग करके है उसमें, वो है। प्लस में उसमें आप ऑनलाइन देते हैं। हाँ, ऑनलाइन है, उसमें वन टू वन से मैं एक्चुअली ये मैं अभी ऑनलाइन अभी लेके आया हूँ, बट मैं काफ़ी लोगों की वैसे भी हेल्प कर रहा था। अब उसमें मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि जैसे लोगों की मैंने हेल्प कर दी, ठीक है, मैंने 1 घंटा लगाया, 1.5 घंटा लगाया, हेल्प कर दी, बट एंड ऑफ द डे में जब उनसे फीडबैक लेता, भाई क्या किया, कि सर मैं तो वो नहीं कर पाया, तो मुझे लगता था कि मेरी वेस्ट हो गया ना मेहनत, वेस्ट ऑफ टाइम। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट जिन बच्चों को एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, बच्चा हो या कोई भी प्रोफेशनल आदमी हो, जिसको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वही आएगा मेरे पास। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जिस बंदे को फ्री में कोई चीज़ दे दो ना, उसको वैल्यू नहीं रहती। एटलीस्ट कुछ पैसे लगाएगा, एटलीस्ट उसको वैल्यू तो रहेगी, हाँ मैंने पैसे लगाए, एटलीस्ट मैं काम तो करूँ। ये बेसिकली इंडियन मेंटेलिटी है। अगर आप फ्री में दे दो ना, तो हाँ ठीक है, बात हो गई, अपना क्या उसने सुना दिया, मैंने सुन लिया। तो एटलीस्ट जिस लोगों को रिक्वायरमेंट है वही लोग आएंगे, तो इसमें मेरा भी टाइम बचेगा, और एटलीस्ट जो मैं एक्चुअली में जो हेल्प कर रहा हूँ वो अच्छे से ले पाएंगे। कुछ आपकी सर्विस के दौरान पे कुछ इमोशनल मोमेंट्स रहे होंगे, कोई पॉजिटिव इमोशंस रहे, कुछ नेगेटिव रहे, कभी डर भी लगता है या कभी एंगर भी आ जाता है, जब जैसे आपने देखा कि हमारे साथ के बडी के इंजरी हो गई एंड इवेंचुअली ही डाइड। तो ये सारे इमोशन से आप प्ले करते हैं, तो माइंड तो बहुत ही बैलेंस रहना चाहिए। कोई ऐसे मोमेंट्स, आप इमोशनल मोमेंट्स आपके 10 साल के करियर के दौरान आपने देखे, कोई शेयर करना चाहें? इमोशन तो एक तो ये है जो जिसमें वी लॉस्ट अवर गाय, तो एक तो वो है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा तो वो था। दूसरे कुछ पॉजिटिव इमोशंस वाले हैं कि जब प्रोबेशन कंप्लीट होता है, तो वो नो डाउट एक मतलब जॉयफुल इवेंट होता है, बिकॉज आप 3-4 महीने से वो रगड़ा खा रहे हैं, और मतलब एक छोटा सा ड्रीम था, जब वो आपको चीज़ मिलती है तो एक वो पॉजिटिव इमोशंस आते हैं उसमें, वो है। और एक थोड़ा सा मुझे लगता है इमोशनल वो था जिस दिन मैंने अपनी वर्दी उतारी, तो वो भी एक इमोशनल डे था, बिकॉज उस वर्दी जो मतलब ठीक है, वो वर्दी भर गई, मेरे कभी ऐसा इंटेंशन था नहीं, काफ़ी बैजेस वगैरह हैं, बट उसको देख के प्राउड भी होता है, एंड इक्वली आई मिस दैट ऑल्सो, कि इतनी मैंने मेहनत की थी, और आज आज के बाद में इसको कभी पहन नहीं पाऊँगा। तो इस तरह के रहते हैं कुछ कुछ इमोशनल मूवमेंट। सो ऐसा नहीं है कि भाई हम ऐसे वाले लोगों को मारते हैं, हम इमोशनल नहीं होते हैं, बट ठीक है, यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी, आपको काम करना है, एंड यू हैव टू से बाय बाय टू देम, तो है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एक्स NSG एंड कोबरा कमांडो राज शरान जी। मुझे लगता है कि आज मुझे इनसे बात करके एक बहुत एनलाइटमेंट की फील आ रही है, और कुछ ऐसे हमने एस्पेक्ट पे बात करी जिन चीज़ों के बारे में शायद हम लोग बॉलीवुड से या कोई सीरीज़ से हम देखते हैं। एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या होती है VIP सिक्योरिटी के लिए, नक्सलाइज ऑपरेशंस की, वो आज हमने सर से सुना। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस एपिसोड को पसंद करते हैं तो आप इस चीज़ को, हम लोग काफ़ी सारे रील्स भी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए, तो इनको आप हमारे लिए फॉरवर्ड करिए, ताकि हमारे आसपास का जो लोग हैं वो ये समझ सकें कि हमारे लिए जो सर्विस कर रही है हमारी आर्मी, वो कितने
डिफरेंट एरिया में जाकर कैसे कैसे ऑपरेशंस करती है, जिससे हम अपनी एक सिक्योर्ड और रूटीन लाइफ जी पाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राज भाई।